क्लेन जो कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली डेमन किंग है, उसकी आंखों में इंसानों के लिए सिर्फ नफरत थी। वो उन्हें मिटा देना चाहता था, पूरी मानव जाति को वो खत्म कर देना चाहता था। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि इंसानों की तबाही की राह पर निकला वही क्लेन एक नन्हे इंसानी बच्चे को देखकर पिघल गया। उसकी वो मासूमियत और वो नजरिया क्लेन के दिल को छू गया और उसने उस बच्चे को गोद ले लिया। और अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। अब उसे अपनी असली शक्तियों को छिपाना था और एक साधारण इंसान की तरह जीते हुए उस बच्चे की परवरिश करनी थी, एक ऐसे इंसान की तरह जो बिल्कुल बेकार, कमजोर और मामूली हो। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली उड़ान। तो इस सीरीज की शुरुआत होती है उस बच्ची के साथ जिसका नाम है एलिसिया। वो अपने पिता के साथ खेत पर काम करने आई थी। जब काम खत्म हो जाता है तो उसके पिता उसे आवाज देते हैं कि चलो अब घर चलते हैं। एलिसिया वहाँ पर थोड़ी देर और रुकती है और आसपास के खेतों को देखती है और फिर उसकी नजर पड़ती है एडी के एक नक्शे पर। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस नक्शे के बाद चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। पूरी दुनिया जैसे किसी काले कंबल में लिपटी हो और सिर्फ उन्हीं का आइलैंड दिखाई देता है, बाकी सब कुछ गायब था। वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्यों है। एलिसिया एक बहुत ही जिज्ञासु लड़की थी और वो अपने पिता से पूछती है कि हमारे शहर के आगे क्या है। ये एक साधारण सवाल लगता है, लेकिन उसका जवाब उसके पिता के पास भी नहीं था। वो जानता है कि एलिसिया जानना चाहती है, वो खुद भी जानना चाहता था, लेकिन सच यही है कि उसे कुछ भी नहीं पता। वो एलिसिया को बताता है कि हर इंसान के भीतर जिज्ञासा होती है, कुछ जानने की और आगे बढ़ने की। लेकिन जब जब किसी ने उस अंधेरे में जाने की कोशिश की, कुछ भी नहीं बचा, तबाही मच गई। वहाँ पर उन अंधेरों के बीच में 4 भयानक डीमन बसे हैं। ये चारों एडी की दिशाओं को उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम गार्ड कर रहे हैं। और जितनी भी टीमें या लोग वहाँ पर गए हैं सब खत्म हो गए, कोई लौट कर वापस नहीं आया। एलिसिया ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि क्या ये जगह सच में इतनी खतरनाक है, लेकिन उस सच्चाई से उसके भीतर की जिज्ञासा खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। उसके पिता उससे कहते हैं कि जब तक वो डीमन मारे नहीं जाते तब तक कोई ये नहीं जान सकता कि उन अंधेरों के पार है क्या। लेकिन हर समस्या का एक समाधान जरूर होता है, और इस समस्या का समाधान है ट्रेजर्स, यानी वो हथियार जो केवल चुने गए हीरोज को मिलते हैं। ये स्वॉर्ड्स बेहद शक्तिशाली होते हैं और केवल वही लोग जिनके पास ये ट्रेजर्स हैं वो डीमन से लड़ सकते हैं। ये सुनते ही एलिसिया का मन जोश से भर जाता है। अब उसका एक ही सपना था हीरो बनने का। वो भी डीमन से लड़ना चाहती थी, और अगर वो सॉर्ड ऑफ हिडन पा ले तो वो भी उस नक्शे के पार उस दुनिया को देख सकेगी। वक्त बीतता है और सालों बाद एलिसिया अब एक छोटी बच्ची नहीं रही। अब वो उन चुनिंदा हीरोज में से एक है जिन्हें ये ट्रेजर्स मिले हैं। उसकी आंखें बंद है और जैसे ही वो खोलती है वो खुद को एक ट्रक में पाती है जो उन्हें शहर के सीमा के पार ले जा रहा था। उसकी गर्दन में एक चेन लटक रही थी जिसे वो कसकर पकड़ती है और अपने पिता के शब्दों को याद करती है। और अब वो उस लड़ाई के लिए तैयार थी, अपने शहर के लिए और मानव जाति के लिए। इस मिशन पर वो अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी कई सारे हीरोज थे जिनके पास अलग अलग ट्रेजर्स थे। ट्रक के सफर के दौरान सभी आपस में बातचीत करने लगते और एक दूसरे का परिचय देने लगते हैं। उनमें से कुछ नाम खास है। मिनेल, जिसके पास ट्रेजर ओआन कियो है, वो दावा करता है कि उसे ये भी नहीं पता कि वो खुद कहाँ से है। जैसे ही वो एलिसिया की तरफ देखता है तो वो चौंक जाता है कि टीम में एक लड़की भी है। लेकिन एलिसिया यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती। वो ना ही अपना नाम बताती और ना ही कोई और जानकारी देती है। एक और हीरो जिसका नाम स्टेफन होता है, उसका ट्रेजर होता है टेनमा, और कहा जाता है कि वो सबसे शक्तिशाली है। जैसे जैसे ट्रक सीमा के करीब पहुंचता है, स्टेफन सभी को चेतावनी देता है कि हम अब बहुत नजदीक आने वाले हैं। तभी ट्रक अचानक से रुक जाती है और ड्राइवर कहता है कि कैरेज अब और आगे नहीं जा सकती। सभी हीरोज नीचे उतरने की तैयारी करते हैं, लेकिन वो ठीक से उतर भी नहीं पाते कि अंधेरे में से डेमन्स उन पर हमला कर देते हैं और कुछ ही पल में कई लोग मारे जाते हैं और कुछ तो ट्रक से बाहर भी नहीं निकल पाए थे। स्टेफन जोर से चिल्लाता है कि बाहर आओ और लड़ाई करो। वो तुरंत ही टीम को अलग अलग स्क्वाड्स में बांट देता है। आर्चर्स एक दिशा में और लैंसर्स दूसरी दिशा में। हर कोई अपनी पोजीशन ले लेता है। स्टेफन खुद एलिसिया के साथ एक टीम बनाता है। एलिसिया के पास थी ट्रेजर ऑफ लुआटुबामे, एक रहस्यमयी और बहुत ही ताकतवर हथियार। एलिसिया न सिर्फ ताकतवर है बल्कि अपने आसपास की हर चीज को लेकर सतर्क भी है। वो अपने आसपास के माहौल को समझती है, पढ़ती है और तुरंत फैसला लेती है। उनके सामने एक पहाड़ था और उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा था एक भयानक डीमन लॉर्ड। वो एक अजीब तरह की फिलॉसफी की बात करता है। वो केओस की बात कर रहा था। वो कहता है कि दुनिया केओस से बनी है
और अगर ऐसा है तो वो खुद क्योस से जन्मा है। और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है सभी हीरोज उस पहाड़ी और घाटियों को पार करते हुए चोटी की ओर बढ़ते हैं। स्टेफन बेहद एक्साइटेड था, उसे सबसे बुद्धिमान हीरो कहा जाता था और आज उसे अपने नाम को सच साबित करना था। वो चिल्लाकर कहता है कि आज का दिन वो है जब हम अपना नाम इतिहास में दर्ज करेंगे। जिन्होंने हमें चुना है उन्हें दिखाएंगे कि उनका फैसला सही था। और जैसे ही वो माउंटेन मून की चोटी पर पहुंचते हैं उनके सामने आता है वो डीमन लॉर्ड जिसका नाम था क्लेविटेस ऑफ द साउदर्न मूनलाइट। वो दिखने में शानदार था और अगर ये शब्द उसके लिए सही हो तो उसकी सफेद मुलायम त्वचा, उसका रौब, उसका चेहरा, और वो बहुत ही खतरनाक था। स्टेफन एक पल के लिए पीछे हटता है। वो जानता है कि ये डीमन बहुत खतरनाक है, लेकिन वो ये भी जानता है कि वो सब हीरो हैं और उन्हें ये युद्ध जीतना ही है। अब वक्त आ गया है इस दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई को शुरू करने का। एक ऐसा युद्ध जो इतिहास में दर्ज होगा, एक ऐसा युद्ध जहां इंसान डीमन से भिड़ेंगे और शायद पहली बार नक्शे के उस पार की दुनिया को देखा जाएगा। जैसे ही स्टेफन खुद को लड़ाई के लिए तैयार करता, अपने भीतर के डर को दबाकर खुद को वो प्रेरित करता है, तो क्लेविटेस अचानक दूर से उसके ऊपर हमला कर देता और कोई चेतावनी नहीं और न ही वो कोई संकेत देता है। बस एक ही पल में क्लेविटेस की शक्ति हवा में लहराती है और स्टेफन दीवार से जा टकराता है। उसके शरीर के टक्कर से चट्टानें हिल जाती और कुछ ही क्षणों में वो जमीन पर गिरता है, बिल्कुल ही बेजान। हर कोई ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है। डर के मारे उनके पैर जम गए थे। क्लेविटेस ने ना स्टेफन के पास आकर हमला किया, ना ही अपनी जगह से हिला। वो तो बस वहीं खड़ा था। फिर भी उसका हमला इतना सटीक और इतना प्रबल था कि सबसे ताकतवर हीरो को उसने एक झटके में खत्म कर दिया। इसके बाद एक और हीरो सामने आता और चीखकर बाकी सभी को हिम्मत देता है। वो कहता है कि हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। सभी धीरे धीरे अपने कॉन्शियस में लौटते हैं और हथियार उठाकर क्लेविटेस की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन एलिसिया अब भी वहीं पर खड़ी थी। वो तुरंत हमला नहीं करती, वो अपने आसपास के वातावरण को गहराई से ऑब्जर्व करती है। और जैसे ही बाकी हीरोज क्लेविटेस के पास पहुंचते हैं एक एक करके वो गिरने लगते हैं। वो ना तो उन्हें छूता है और ना ही कोई जादू दिखाता है, फिर भी वो मरते जा रहे थे। बस क्लेविटेस वहां खड़ा होता है और वो भी बिल्कुल शांति से। लेकिन जो चीज हिला रही है सबको वो है उसकी शैडो। एलिसिया को आखिरकार सच्चाई का एहसास होता है। वो जोर से चिल्लाती है कि ये हमें अपनी परछाई से मार रहा है, उससे दूर भागो और उसकी शैडो के पास मत जाओ। बाकी हीरोज हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि शैडो, क्या ये मुमकिन है? लेकिन एलिसिया अब देर नहीं करती। वो तेजी से दौड़ना शुरू करती है और वो पहाड़ की चट्टानों पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ती है, हवा में उछलती है और उसकी नजर बराबर क्लेविटेस की परछाई पर होती है। अचानक उसकी शैडो एलिसिया की ओर बढ़ती है, लेकिन एलिसिया पहली हीरो बनती है जो उस हमले को पहले ही भांप लेती है और समय रहते उससे बच निकलती है। क्लेविटेस की आंखें एकदम चमक उठती है। ये उसके लिए बहुत ही हैरान करने वाला क्षण था, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड था, क्योंकि हजारों वर्षों के बाद पहली बार किसी इंसान ने उसकी शक्ति को पहचान लिया है और उससे बच निकला था। उसके भीतर एक उत्सुकता जागती है कि ये तो कुछ अलग है। वो सोचता है कि क्या यही इंसानियत है, वो प्रजाति जिसे वो हमेशा कमजोर, डरपोक और कीड़ों के समान समझता आया था। लेकिन अब वो देख रहा है कुछ और ही, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, जिसमें करेज, डिटर्मिनेशन और लड़ने का जज्बा था। वो सबको मारता चला जाता है। शैडो हर तरफ फैल जाती और हीरोज एक एक करके गिरते जा रहे थे और अंत में दुर्भाग्य से वो हमला एलिसिया तक पहुंचता है। वो उड़ती हुई हवा में जाती है, उसकी आंखें बंद हो जाती और वो जानती है कि अब कुछ भी नहीं बचा। वो मौत को एक्सेप्ट कर लेती है और अपने पिता को याद करती है। वो अपने पिता से कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सकी। और वो ये भी फुसफुसाती है कि हर सपना हकीकत नहीं बनता और शायद उसका सपना भी उन्हीं अधूरे ख्वाबों में गुम हो गया। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है कैपिटल हिडार्ट हायन किंगडम की राजधानी में। वहाँ की गलियों में लोग अपने काम में बिजी थे। व्यापार, त्योहार और साधारण जिंदगी में लोग उलझे हुए थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि एक भयानक शक्ति उनके द्वार तक पहुंच चुकी है। क्लेविटेस सामने वाले पहाड़ से उतरता है और उसकी उपस्थिति से ही पूरा शहर कांप उठता है। लोग भय से चिल्लाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन क्लेविटेस बहुत ही शांत था। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं थी। वो सिर्फ एक सवाल लेकर आया था कि ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। उसे याद आता है कि वो जो उसके क्षेत्र में आए थे, जिन्होंने उसे चुनौती दी थी, उन्होंने खुद को हीरोज कहा था और उन्होंने दावा किया था कि उन्हें हायन किंगडम के राजा ने भेजा है। अब उसका इरादा साफ था, वो इन सब लोगों को रास्ते से हटा देगा और खुद राजा तक पहुंचेगा। शहर के निवासी इधर उधर भाग रहे होते हैं और सैनिक हरकत में आ जाते हैं। नाइट्स अपनी पोजीशन लेते हैं और आर्चरीज छतों पर चढ़ते हैं और वो क्लेविटेस पर तीरों से बारिश कर देते हैं। लेकिन क्लेविटेस कोई जवाबी हमला नहीं करता। वो बस हवा में उड़ता है और सीधे महल की ओर जाता है। वो अब जानना चाहता है कि ये लोग असल में कितने ताकतवर हैं और उनकी ताकत का स्रोत क्या है। महल के गेट पर सुरक्षा बल बढ़ा दिए जाते हैं और हजारों तीर उस पर दागे जाते हैं, लेकिन एक भी क्लेविटेस तक पहुंच नहीं पाता।
वो सब कुछ देखता और फिर उसकी आंखों में निराशा झलकती है। वो सोचता है कि ये हैं वो लोग जो खुद को महान समझते हैं, ये तो अब भी बहुत कमजोर हैं। फिर वो अपनी एक हथेली उठाता और उसे दीवार की ओर फेंकता है। दीवार गिर जाती है जैसे किसी पुरानी दीवार को सिर्फ एक थपकी दी गई हो। नाइट्स घबरा जाते हैं और अब उन्हें एहसास होता है कि ये खतरा उनकी सीमा से बाहर का है। उनमें से एक भागता और सीधा राजा के पास पहुंचता है। वो उन्हें बताता है कि एक डीमन शहर पर हमला कर चुका है। राजा चुपचाप सुनता है और उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, क्योंकि वो समझ जाता है कि इसका मतलब है कि हमारे भेजे गए हीरोज असफल हो चुके हैं। वो अपने सिंहासन से उठता है और उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसके पास एक ही चीज बची थी जो मायने रखती थी, ब्लेड ऑफ हेडेन, जिसे माना हेडलार्ड भी कहा जाता था। फिर एक और सिपाही वहां पर भागता हुआ आता और घबरा कर कहता है कि इस डीमन को कोई रोक नहीं पा रहा और आपको अब जल्दी से कहीं पर छिप जाना चाहिए। राजा उसे देखता है और वो जानता था कि भागना व्यर्थ होगा, क्योंकि अगर डीमन सच में अनस्टॉपेबल है तो वो चाहे जितना भी छिपे वो उसे ढूंढ निकालेगा। बाहर अब भी हमला जारी था। आग, तीर, स्पेल्स, हर हथियार आजमाए जा रहे थे, लेकिन क्लेविटिस के चेहरे पर कोई सिकन तक नहीं थी। फिर भी उसके मन में एक विचार उठता है कि एलिसिया ने जो स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया था उसने मुझे थोड़ा घायल किया था। वो अपनी बाहों पर नजर डालता है जहाँ पर कुछ खरोंचे अब भी बाकी थी। इसका मतलब है अगर इंसानों को समय मिला और उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो वो ताकतवर बन सकते हैं और वो उसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो इंसानों के इलाकों से दूर रहना चाहता था, लेकिन इंसान है कि उसके क्षेत्र की चाह रखते थे। वो उसकी दुनिया में घुसते हैं और उसे चुनौती देते हैं, और यही उसे हर बार एक ही डिसीजन पर लाता है कि अब मैं हमला करूंगा, और यही जवाब होगा इंसानों की लालच का। जैसे ही राजा ब्लेड ऑफ हेडेन की रक्षा के लिए महल के अंदर बने सुरक्षित कमरे की ओर बढ़ता है और भारी दरवाजा खोलता है, ठीक उसी समय पर क्लेविटिस वहां पर पहुंच जाता है। राजा के चारों ओर फैले माहौल, उसकी पोशाक और आसपास रखी हुई शाही वस्तुओं को देखकर क्लेविटिस को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद इस राज्य का राजा है। वो बिना कोई संदेह जताए उससे पूछता है कि तुम ही हो इस जगह के शासक, और वो डीमन इस बार इंसानों की भाषा बोल रहा था। राजा एकदम चौंक उठता है कि एक डीमन इंसानों की भाषा कैसे बोल सकता है, और ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। लेकिन जब क्लेविटिस खुद को परिचित कराता है तब राजा की आंखों में जो हैरानी थी वो भय में बदल जाती है। वो पहचान जाता है कि ये वही है, क्लेविटिस। क्लेविटिस आगे बढ़कर कहता है कि वो इंसानियत को खत्म करने नहीं बल्कि बचाने आया है, लेकिन वो तभी ऐसा कर पाएगा अगर उसे अपने कुछ सवालों के संतोषजनक उत्तर मिले, और ये उत्तर केवल राजा ही दे सकता था। यही सवाल तय करेंगे कि क्या मानव जाति बचेगी या समाप्त हो जाएगी। वो ये बात साफ कर देता है कि सिर्फ किंगडम हायेन के लोगों की नहीं बल्कि पूरी मानवता की बात कर रहा है वो। उसका सवाल बहुत ही साधारण था, लेकिन उनका प्रभाव गहरा होगा। वो पूछता है कि ये इंसान कौन है, उनका मूल स्वभाव क्या है, और वो किस प्रेरणा से काम करते हैं, और वो डीमन किंगडम पर क्यों हमला कर रहे हैं लगातार। राजा अपने एटीट्यूड में कहता है कि उसे एक डीमन को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो ना तो डरा है और ना ही समझौता करने को तैयार है। क्लेविटिस दोबारा पूछता तक नहीं, और एक ही क्षण में वो अपनी शक्ति का उपयोग करता और राजा की गर्दन काट देता है। उसके सिर का ताज गिरता और वो जमीन पर ढह जाता है। इसके बाद क्लेविटिस चुपचाप महल से बाहर निकल जाता है। उसके भीतर अब ये धारणा और भी पक्की हो चुकी है कि इंसान एक खतरनाक जाति है, और जब तक वो उन्हें खत्म नहीं करता तब तक डीमन किंगडम सुरक्षित नहीं रहेगी। वो मन ही मन ये तय करता है कि अब वो पूरी मानवता का अंत करेगा, लेकिन ये काम उससे अकेले नहीं हो सकती। उसे इसके लिए एक टीम की जरूरत होगी, एक ऐसे टीम की जिसे टाइम लेकर तैयार किया जाए। जैसे ही वो राजधानी से दूर जाने लगता है, अचानक वो एक बच्चे की चीख सुनता है। वो रुकता है और मुड़कर देखता है। वहाँ पर एक माँ थी जो अब जीवन और मौत के बीच में झूल रही थी। अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाए बैठी होती है। वो अब तक मरी नहीं थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी बाहों में अपने बच्चे को पकड़ रखने की ताकत अब भी बाकी थी। क्लेविटिस उसकी ओर बढ़ता है, और जैसे ही वो उस बच्चे को देखता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक और ह्यूमन बेबी था। लेकिन तभी उस बच्चे की माँ अपनी अंतिम सांसें लेते हुए बोल उठती है। वो क्लेविटिस से विनती करती है कि प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। क्लेविटिस यहाँ पर कुछ पल के लिए रुकता है, और उसे समझ नहीं आता कि वो लेडी किससे भीख मांग रही है। क्या वो नहीं जानती कि वो खुद उस विनाश का कारण है जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। वो उसे याद दिलाता है कि मैं वो हूँ जिसने इस तबाही को जन्म दिया है। अगर तुम अपने बच्चे की मौत के लिए किसी को दोषी देना चाहती हो तो खुद उस बच्चे को दो, क्योंकि वो इंसान के रूप में पैदा हुआ। लेकिन उस बच्चे की माँ हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी सांसें कम हो रही थी, लेकिन शब्दों में अब भी विश्वास था। वो कॉन्फिडेंस से कहती है कि एक बच्चे को ये चुनने का अधिकार नहीं होता कि वो किस रूप में जन्म ले, तो इस वजह से इसमें इस बच्चे का कोई दोष नहीं है। क्लेविटिस पर इसका कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। उसका चेहरा अब भी वैसा ही शांत था। फिर भी वो कुछ सोचने लगता है।
और फिर वो लेडी से कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं इस बच्चे को जीवित छोड़ दूं, तो तुम्हें ये साबित करना होगा कि ये इसके लायक है। वो लेडी फुसफुसा कर कहती है कि मैं अब कुछ साबित नहीं कर सकती, मैं मर रही हूँ, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि एक दिन ये बच्चा खुद को साबित करेगा। और इस तरह वो अपना अंतिम सांस लेती है। उसकी बाहें ढीली हो जाती है, लेकिन बच्चे की पकड़ अब भी मजबूत थी। क्लेविटिस नीचे झुकता और उस बच्चे को उठाता है। यहाँ पर वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, लेकिन उस बच्चे की माँ का विश्वास और उसकी आखिरी बात कि वो बच्चा एक दिन कुछ करेगा, उसके मन में एक बीज बो देती है। इंसान तेजी से बढ़ते हैं और वो सोचता है कि मुझे सिर्फ इंतजार करना होगा, और वो ये तय करता है कि वो इस बच्चे को जीवित रखेगा, बस ये देखने के लिए कि वो वाकई अपनी माँ की बातों पर खरा उतरता है या नहीं। उस विशाल और जटिल साम्राज्य में 5 मानव जातियां मौजूद थी। पहला डून, जिनकी संख्या सबसे अधिक है। ये सबसे आम लोग हैं, लेकिन मेहनती और बहुत ही संघर्षशील होते हैं। अगला है ऑर्जिटीज, जो कि बहुत ही साहसी और आक्रामक और युद्ध प्रिय होते हैं। इनके सिर पर सींग होते हैं और ये युद्ध में कभी भी पीछे नहीं हटते। अगला था स्लेडेंस, जो कि चुपचाप रहने वाले होते हैं, अकेले में जीने वाले होते हैं वो, और ये बहुत कम बोलते हैं और वो अन्य जातियों से बहुत ही दूर रहते हैं। और बेंटी, जिनका लुक डेमोनिक बैंडिट जैसा होता है, लेकिन ये बहुत ही ताकतवर होते हैं और बहुत से लोग इन्हें खतरनाक मानते हैं, लेकिन वो अपने लॉयलिटी के लिए बहुत ही फेमस हैं। और सबसे आखिरी है हेडनैंस। इनकी संख्या सबसे कम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंसानों जैसे दिखते हैं और बहुत ही बुद्धिमान माने जाते हैं। हेडनैंस के पास आर्नोसाइट नामक एक विशेष धातु है और उन्हें इससे हथियार बनाने की एक सीक्रेट तकनीक पता है। ये रहस्य केवल शाही परिवार में ही जाना जाता है। हेडनैंस इन वेपन को डून जाति को बेचना शुरू कर देते हैं और इस व्यापार के चलते दोनों जातियों में घनिष्ठ संबंध बन गए और इसी से मिक्स्ड ब्रीड का जन्म हुआ। लेकिन फिर भी आज भी कुछ प्योर ब्लडेड हेडनैंस जीवित हैं, जो पुरानी परंपराओं को निभा रहे हैं। उस राज्य की सीमाओं के बाहर घने जंगलों और पर्वतों में कुछ विचित्र प्राणी घूमते हैं, काले रौबदार 9 पूंछों वाले, और उनके रूप कुछ कुछ नारुतो वाले कारुमा जैसे होते हैं, लेकिन उनकी वाइल्ड एनर्जी अलग ही लेवल की होती है। और इन्हीं पहाड़ों की लूना माउंटेन्स की गहराइयों में क्लेविटिस अब भी जीवित था। उसके पास वही बच्चा होता है जिसे वो शहर से लेकर आया था। कुछ छोटे भूखे बिष्ट उस बच्चे की ओर बढ़ते और वो उसे खाने के लिए तैयार थे, लेकिन क्लेविटिस उन्हें एक ही झपट्टे में दूर फेंक देता है। वो अब जानता है कि ये बच्चा बेहद कमजोर है। वो सोचता है कि शायद ये अपनी एक्सपायरेशन तक जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन वो बच्चा डर से रोने लगता है। क्लेविटिस उस शोर से परेशान हो गया था और वो सोचता है कि इस बच्चे को चुप कैसे कराया जाए। वो धीरे धीरे अपने विशाल शरीर को झुकाता है और अपने एक हथेली से बच्चे को ढक लेता है और वो उसे गर्मी देता है। फिर वो अपनी नोकीले नाखून की नोक को बच्चे के माथे पर रखता है। बच्चा एक पल के लिए शांत हो गया था और गहरी नींद में सो जाता है। यहाँ पर क्लेविटिस बस उसे देखता रहता है, शायद उस भविष्य को जिसमें ये बच्चा कुछ बन सके। और जब क्लेविटिस उस बच्चे को ध्यान से देख रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये छोटा प्राणी बहुत जल्द एक पूप बॉम्ब गिराने वाला है। और जैसा कि उम्मीद थी, कुछ ही देर में बच्चा जाग जाता और जोर जोर से रोने लगता है। उसकी चीखें लूना माउंटेन्स की गहराइयों तक गूंज उठती है। ये सब देख क्लेविटिस झुंझला जाता है, लेकिन अब वो उसे मार भी नहीं सकता था क्योंकि वो खुद ही उसे उठा कर लाया था। वो बच्चे को गोद में लेकर इधर उधर भटकने लगता है, ये सोचते हुए कि कैसे चुप कराया जाए। उसके दिमाग में एक ही उपाय आता है कि इसे किसी गड्ढे में फेंक देना चाहिए, लेकिन तभी वो रुकता और सोचता है कि ये कोई क्रूरता वाली बात नहीं होगी। दरअसल वो गड्ढा एक तरह की प्राकृतिक खाद से भरा था जिसमें बहुत सारे कीड़े रेंग रहे होते हैं। और ये खतरनाक कीड़े नहीं बल्कि ऐसे कीड़े हैं जो गंदगी और मल पर पलते थे। जब ये कीड़े अपने छोटा सा डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं तो क्लेविटिस वहीं खड़ा होकर सोचता है कि शायद इंसान बहुत तेजी से बड़े हो जाते हैं। उसे यही लगता है कि शायद कुछ ही रातों में ये बच्चा खुद अपना खाना ढूंढने लगेगा। यहाँ उसे याद आता है कि उसने इस बच्चे को कहाँ से उठाया था, लेकिन वो अब भी ये नहीं जानता कि ये बच्चा असल में है कौन। यहाँ पर वो अपने आप को कोसता है। वो सोचता है कि मुझे उस औरत की बातों में आकर उस बच्चे को उठाना नहीं था और अब इससे छुटकारा पाने का उसके पास और कोई तरीका भी नहीं था। लेकिन फिर उसका आत्मसम्मान जागता है। वो कहता है कि मैं लॉर्ड ऑफ डार्क बीस्ट हूँ, मैं कोई कायर नहीं जो इस बच्चे को वापस मरने के लिए छोड़ दूं। यही सोचकर वो तय करता है कि अब वो इस बच्चे की परवरिश खुद ही करेगा। मगर प्रॉब्लम ये थी कि उसे इंसानों की देखभाल करने के तरीकों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ना तो उसे पता है कि बच्चों को क्या खाना चाहिए और ना ही कि उन्हें कैसे सुलाया जाता है। वो चारों ओर नजर दौड़ाता और उन लाशों को देखता है जिन्हें उसने हाल ही में मारा था। उनमें से एक महिला की लाश उसे पहचान में आती है जिसका नाम एलिसिया था। क्लेविटिस को याद आता है कि एलिसिया के पिता को डार्क बीस्ट ने मार दिया था और वो बदले की भावना में एक सेना लेकर आई थी। उसने खुद की जान को खतरे में डालकर क्लेविटिस पर हमला किया था, लेकिन नतीजा सिर्फ विनाश निकला और उसकी ये कोशिश बिल्कुल असफल रही थी। अब क्लेविटिस उसे एक और मौका देने का फैसला करता है। वो अपने हाथों को उसकी बॉडी पर फैलाता है और अपनी डार्क पावर्स का यूज करके एलिसिया को फिर से जिंदा कर देता है। जैसे ही वो दोबारा सांस लेती है वो एकदम से चौंक जाती है
उसके शरीर में फिर से एनर्जी दौड़ती है और वो सीधे क्लेविटिस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जल्दी महसूस करती है कि उसके पास कोई तलवार नहीं है और उसके साथी भी सब मारे जा चुके हैं। क्लेविटिस यहाँ पर कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी डार्क एनर्जी से जिंदा किया है, अब तुम एक वॉकिंग डेड हो और तुम्हारा जीवन अब मुझसे जुड़ा है। एलिसिया को यह सुनकर गहरा झटका लगता है। वो अपने शरीर को देखती है जो अब थोड़ा पेल हो चुका था और महसूस करती है कि वो अब कोई सामान्य इंसान नहीं रही, वो अब एक सुंदर सी ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो अपने होश में आने की कोशिश करती है और सोचती है कि ये डीमन इतने साफ इंसानी भाषा कैसे बोल सकता है, और साथ ही वो ये भी महसूस करती है कि शायद वो इस कत्लेआम से बचने वाली इकलौती इंसान है। क्लेविटिस उसकी तरफ देखता है और ऑर्डर देता है कि अपने ऑरेंजेस दिखाओ। यह सुनकर एलिसिया की आंखें फैल जाती है। वो चौंक कर सोचती है कि क्या इस डीमन ने अभी अभी उससे ऐसा अश्लील आदेश दिया। उसके दिमाग में बहुत ही गंदे थॉट्स दौड़ने लगते हैं और वो बहुत गुस्से में आ जाती है। लेकिन तभी क्लेविटिस उसे बताता है कि बच्चा भूखा है, तुम अभी अपने आर्मर उतारो और इस बच्चे को दूध पिलाओ। और तब एलिसिया को बात समझ आती है। उसका इशारा दूध पिलाने की ओर था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पहले ही अपनी आर्मर की पट्टियां खोलने लगी थी। वो बिल्कुल ना चाहते हुए भी उसकी ऑर्डर को फॉलो करती है, लेकिन एलिसिया चाहकर भी उस बच्चे को दूध नहीं पिला सकती थी, जिस पर क्लेविटिस उसके ऊपर थोड़ा भड़क जाता है और उसकी आवाज में झुंझलाहट थी। यहाँ पर एलिसिया बहुत ही एम्बैरेस्ड महसूस करती है। उसकी आंखें नम हो जाती और वो बड़बड़ाती है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, क्योंकि मैं इस ह्यूमिलिएशन को सह नहीं सकती। यहाँ पर क्लेविटिस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसका ध्यान अब भी बच्चे की भूख पर थी। उसी पल बच्चा फिर से रोने लगता है। अब क्लेविटिस और एलिसिया के बीच में एक नई बहस शुरू हो जाती है कि तुम्हें तो पता होना चाहिए कि बच्चों को कैसे चुप कराते हैं। एलिसिया जवाब देती है कि मुझे कोई अनुभव नहीं है, लेकिन हमें किसी ऐसे औरत की जरूरत होगी जो बच्चे को दूध पिला सके। क्लेविटिस यहाँ पर सोचने लगता और पूछता है कि वो कहाँ से लाएंगे ऐसी औरत। एलिसिया उत्तर देती है कि हमें किसी को हायर करना होगा। क्लेविटिस तुरंत कहता है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। एलिसिया सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है कि तुम्हारे पास अरकान साइट भरे पड़े हैं, तुम उसे बेच सकते हो। क्लेविटिस इस सुझाव पर विचार करता और उससे कहता है कि सही कहा, और अभी वो सोच ही रहा होता है कि एलिसिया उसे एक और मौका देखकर मारने का विचार करती है, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप खड़ी होती है। और आखिरकार क्लेविटिस मान जाता है कि उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो बच्चे को दूध पिला सके। वो जैसे ही बाहर जाने को होता है, एलिसिया उसे रोकती है और कहती है कि तुम अपने असली रूप में शहर में नहीं जा सकते, तुम इतने बड़े हो कि तुम्हें देख के ही लोग डर जाएंगे। क्लेविटिस को भी ये बात सही लगती है, तो यहाँ पर एलिसिया खुद ही बच्चे को शहर में ले जाने की बात करती है, लेकिन क्लेविटिस उसे मना कर देता है। वो कहता है कि ये बच्चा मेरी निगरानी में ही रहेगा। फिर वो अपने शरीर को कंसंट्रेट करता और खुद को एक इंसानी लड़के में बदल लेता है। उसकी कद काठी छोटी हो जाती है और चेहरा मासूम और यंग लगने लगता है, लेकिन उसकी 9 पूंछें अब भी पीछे लहरा रही होती है और उसके सिर पर एक छोटा सा सींग भी दिख रहा होता है। वो अपनी पूंछों को एक शैडो पॉकेट में छिपा देता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि सींग अब भी दिख रहा है। एलिसिया उसकी तरफ देखती है पर कुछ कहती नहीं। बाहर निकलने से पहले वो खुद का और बच्चे का नाम सोचता है। वो अपना नाम रखता है क्लेन और बच्चे का नाम रखता है लूना। वो एलिसिया से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। एलिसिया कुछ पलों की चुप्पी के बाद हल्के स्वर में कहती है कि उसका नाम अलीसिया है। इसके बाद तीनों मिलकर एक छोटी सी नदी की ओर निकल पड़ते हैं और जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पानी मौजूद था, एलिसिया खुद पहल करती है और बच्चे को नहलाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेती है। वो बड़े ही प्यार से बच्चे को नहला रही होती है, उसके छोटे छोटे हाथों और पैरों को पानी से साफ कर रही होती है, लेकिन तभी क्लेन एकदम से बीच में टपक पड़ता है बिना कोई चेतावनी दिए। एलिसिया उसे देखकर चौंकती है, लेकिन उसे नजरअंदाज करते हुए अपना काम जारी रखती है। वो बस नहला ही रही होती है कि अचानक बच्चे की तरफ से एक पी बॉम्ब उसके चेहरे पर गिरता है। एलिसिया की आंखें कुछ पलों के लिए बंद हो जाती है और फिर वो गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। क्लेन इस बार बिना हंसे रह नहीं पाता और सार्कास्टिक लहजे में कहता है, लगता है तुम्हें रॉयल ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्लेन जैसे एक तंग करने वाली सांस हो हर चीजों में टांग अड़ाने लगता है कि कैसे बच्चे को पकड़ा जाए, किस एंगल से साफ किया जाए और किस हिस्से को ज्यादा अच्छे से रगड़ा जाए। एलिसिया इससे चिढ़ जाती है, लेकिन वो चुपचाप सब झेलती रहती है। जब बच्चे को पूरी तरह से नहला दिया जाता है तो एलिसिया के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन झलकती है, लेकिन क्लेन को अब भी लगता था कि गुफा में रहने वाले पूप ईटिंग बग्स इससे बेहतर काम कर लेते। इसके बाद वो एलिसिया के पुराने कैंप की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर वो खाली मिलता है। एलिसिया बताती है कि उन्होंने सभी जरूरी चीजें जैसे खाना, पानी और कुछ पैसे एक और छुपी हुई जगह में रखे हैं ताकि कोई हमला हो तो सब खो ना जाए। थोड़ा आगे बढ़ने पर क्लेन एलिसिया से कहता है कि अब वो खुद भी नहा ले, क्योंकि उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे लंबे समय तक बिना नहाए रहने का खिताब जीतने वाली है। क्लेन उस बच्चे के कपड़े भी देता है ताकि वो उन्हें धो सके। एलिसिया झल्लाकर कुछ भी नहीं कहती और नदी के किनारे कपड़े धोने लगती है। तभी वो नोटिस करती है कि कपड़े पर एक खास निशान बना है जो था हेडनैन रॉयल फैमिली के क्रेस्ट का। एलिसिया का चेहरा तुरंत गंभीर हो जाता है।
वो समझ जाती है कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि एक राजघराने का वारिस है। उधर हियेन किंगडम के महल के खंडहरों में एक सिपाही किसी भी सर्वाइवर को खोजने आता है, लेकिन चारों ओर सिर्फ तबाही और राख देखकर उसका दिल बैठ गया था। उसे याद आता है कि क्राउन प्रिंसेस ने आखिरी समय में एक बच्चे के साथ भाग निकलने की कोशिश की थी, लेकिन किंगडम की इस हालत को देखकर लगता है जैसे कोई भी नहीं बचा। वो राजा की सनक को इसके लिए जिम्मेदार मानता है, लेकिन फिर भी किसी एक सर्वाइवर की उम्मीद में इधर उधर वो देखने लगता है। इसी समय जनरल ड्रेल, जो कि एक और रेस से है, वो अपने कुछ सैनिकों के साथ हियेन किंगडम के बचे हुए हिस्सों का मुआयना कर रहा होता है। वो अपने एक सिपाही को आदेश देता है कि वो तुरंत एम्परर को ये खबर दे कि अब हेडनेनियन लैंड खाली हो चुका है और अगर वो जल्दी कुछ नहीं करते तो कोई और रेस इसे हड़प लेगा। जनरल ड्रेल का असली मकसद कुछ और ही था। वो हेडनेनियन रॉयल फैमिली के पास छुपे हुए एरिनोसाइट क्राफ्टिंग के रहस्य को हासिल करना चाहता था। वो ये भी ऑर्डर देता है कि अगर कोई रॉयल ब्लड वाला इंसान जिंदा मिले तो उसे तुरंत उसके सामने लाया जाए। वहीं दूसरी ओर एलिसिया अब क्लैन का सामना करती है। वो कपड़ा उसके सामने फेंकते हुए कहती है कि तुमने एक रॉयल चाइल्ड को किडनैप किया है। क्लेन ये सुनकर हैरान हो जाता है और तुरंत सफाई देता है कि मैंने इसे उठाया था जब एक मरती हुई औरत ने मुझे इसे सौंपा था और वो औरत हूबहू उसी इंसान रूप जैसा दिखती थी जो मैंने इस समय लिया हुआ है। एलिसिया को लगता है कि क्लेन झूठ बोल रहा है। वो उसकी हर बात पर शक करती है, लेकिन क्लेन उसे बीच में ही रोक देता और साफ कहता है कि उसने राजा को केवल इसीलिए मारा क्योंकि राजा ने पहले उस पर हमला किया था। फिर वो गंभीर होकर कहता है कि अब जब ये पता चल गया है कि बच्चा एक रॉयल है तो बहुत से लोग उसकी तलाश करेंगे, न कि सिर्फ उसे मारने के लिए बल्कि एरिनोसाइट क्राफ्टिंग का राज हासिल करने के लिए। क्लेन इस सच्चाई को जानकर बहुत ही उत्साहित होता है। वो सोचता है कि वो इस बच्चे को राजा बनाएगा और खुद उसकी परछाई बनकर सब कुछ नियंत्रित करेगा। एलिसिया ये सुनकर कांप जाती है। क्लेन की सोच और उसकी योजना उसे भयभीत कर देती है। वो सोचती है कि शायद उसने बच्चे की पहचान बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्लेन अब कहता है कि उन्हें जल्दी से किसी ऐसी औरत की तलाश करनी चाहिए जो बच्चे को दूध पिला सके और इसके लिए शहर जाना जरूरी होगा। एलिसिया मन में खुद को दिलासा देती है कि क्लेन इंसानों के बीच टिक नहीं पाएगा क्योंकि उसके सिर पर सींग है और कोई भी इंसान उसे पहचान लेगा। लेकिन वो ये भी भूल जाती है कि ऑर्जाइड्स नाम की एक मानव जाति होती है जिनके सिर में भी सींग होते हैं और क्लेन उनके बीच आसानी से मिल सकता है। फिर भी एलिसिया के मन में ये भरोसा होता है कि एक न एक दिन इंसान क्लेन की सच्चाई पहचान लेंगे और वो उसके खतरनाक प्लान को नाकाम कर देंगे। मगर एक बात अब एलिसिया को साफ समझ आ जाती है। क्लेन लूना को लेकर पागलपन की हद तक ऑब्सेस्ड हो चुका था और अगर लूना को कुछ हो गया तो शायद क्लेन का गुस्सा पूरी मानवता पर टूट पड़ेगा। इसीलिए वो ये तय कर लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो वो लूना को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं कुछ लुटेरे उनके ऊपर हमला कर देते हैं। उनमें से एक क्लेन के सिर पर भी वार करता है। एलिसिया सोचती है कि ये सिर्फ मामूली चोर उचक्के हैं और क्लेन जैसे ताकतवर लॉर्ड ऑफ डार्क बीस्ट के लिए ये कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन वो गलत साबित होती है। यहाँ क्लेन जमीन पर गिर पड़ता और उसके सर में से खून बहने लगता है। एलिसिया घबरा जाती है। वो एक बच्ची की तरह चीख पड़ती है, लेकिन तभी कोई उसके सिर पर वार करता और वो बेहोश हो जाती है। उसके अंदर क्लेन की डार्क पावर होने के बावजूद वो इतनी कमजोर कैसी हो सकती है, ये सोचकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। काफी समय के बाद एलिसिया की आंखें खुलती है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो फिर से अपने सैनिकों के साथ क्लेविटेस पर हमला करने जा रही हो और मानो ये सब कोई सपना चल रहा हो। लेकिन तभी एक तेज आवाज उसके कानों में गूंज उठती है और वो चौंक कर जाग जाती है। उसके सामने क्लेन अपने इंसानी रूप में मुस्कुरा रहा होता है। वो उसे बताता है कि वो अब बैंडिट्स द्वारा पकड़ लिए गए हैं। जहाँ क्लेन के बगल में कई अन्य कैदी बैठे होते हैं। यहाँ पर क्लेन बिल्कुल शांति से मुस्कुराते हुए बच्चे लूना को पकड़े हुए था, जिससे एलिसिया और भी ज्यादा अधिक चिंतित हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। वो देखती है कि लूना सो रहा है और क्लेन से पूछती है कि उसने उसे कैसे शांत किया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तो वो बहुत रो रहा होता है। क्लेन कहता है कि लूना कुछ समय पहले तक रो रहा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है क्योंकि ये ट्रैवल काफी शांतिपूर्वक है। एलिसिया बाकी कैदियों के बीच से होकर क्लेन के करीब आती है और उससे फुसफुसाकर पूछती है कि वो जो अब तक का सबसे शक्तिशाली डीमन किंग रहा है वो अपनी मर्जी से कैसे पकड़ा गया। एलिसिया को लगता है कि अपनी शक्ल बदलने से क्लेन की शक्ति भी कम हो गई है और यही वजह है कि उसे एक ही बार में बेहोश कर दिया गया था। क्लेन कहता है कि उसका अनुमान बिल्कुल सही है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। वो समझाता है कि जैसे उसने अपनी शक्ल बदली वैसे ही उसका शरीर भी इंसानों की तरह कमजोर हो गया, जो उसे पता नहीं था।
इसीलिए जब उसे पीछे से अचानक मारा गया तो वो बेहोश हो गया। तो मूल रूप से बात ये थी कि क्लेन की अभी डिफेंस सिस्टम बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन वो अपनी शक्तियों का उपयोग करके इसे फिर से मजबूत बना सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्लेन अब तक इस मुसीबत से बाहर क्यों नहीं निकला। क्लेन का कहना होता है कि अब जब वो एक इंसान की तरह भेष बदल चुका है तो वो अपनी असली शक्तियों को तब तक छिपाए रखेगा जब तक लूना अगला राजा ना बन जाए। इसीलिए वो चाहता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे वैसा ही होने दे। और इसके अलावा क्लेन इंसानों की दुनिया के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहता है, खास करके कि इन गरीब लोगों को क्यों किडनैप किया गया है, और इसी वजह से उसने अभी तक भागने की कोशिश तक नहीं की। जब एलिसिया को समझ आता है कि क्लेन को कुछ भी नहीं पता तो वो उसे समझाती है कि वो और यहाँ पर बाकी सभी लोग डाकुओं द्वारा पकड़े गए हैं, जो शायद उन्हें गुलाम बनाकर व्यापारियों को बेचने की प्लान बना रहे हैं। एलिसिया क्लेन से अनुरोध करती है कि वो इंसानों की तुलना डाकुओं के आधार पर ना करे, क्योंकि डाकू उनमें सबसे घटिया होते हैं। थोड़ी ही देर बाद गाड़ी डाकुओं के अड्डे पर पहुंचती है और कैदियों को दो समूह में बांट दिया जाता है, एक पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं और बच्चों के लिए। तभी एक कैदी भागने की कोशिश करता और डाकू अधिकारी डार्न मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि ये बेवकूफ खुद की मौत को बुला रहा है। और वास्तव में कुछ ही सेकंड बाद एक और डाकू उस भागते हुए कैदी पर चाकू फेंकता है, जो उसकी पीठ में धंस जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। डार्न सभी नए कैदियों को चेतावनी देता है कि वो ये गलती कभी ना करे, वरना उनका भी यही अंजाम होगा। इसके बाद वो एलिसिया की ओर मुड़ता और उसे अपने साथ आने को कहता है। एलिसिया यहाँ पर कुछ कहती इससे पहले ही वो उसे घसीटते हुए अपने कमरे की ओर ले जाने लगता है। उसका मकसद एलिसिया की साजिश को उजागर करना था। क्लेन यहाँ पर सोच ही रहा होता है कि उसे करना क्या चाहिए। तभी एक औरत जिसका नाम कर्म होता है, वो शायद इस मानव तस्करी गिरोह में महिलाओं और बच्चों की जिम्मेदारी संभालती है, वो उसे वहाँ पर खड़ा देख लेती है। क्लेन की गोद में नवजात बच्चा देखकर वो अपनी नौकरानी नू को बुलाती है ताकि वो लूना की देखभाल करे। नू का काम पकड़े गए बच्चों को दूध पिलाने का था। डाकुओं का अड्डा एक खदान में होता है और उस गड्ढे के नीचे एक तालाब था, जिसके तल में एक पौराणिक लाल तलवार पड़ी होती है, लेकिन उस तलवार की रक्षा कोई भयंकर प्राणी कर रहा है। खैर आगे हम देखते हैं कि डार्न ने एलिसिया को ब्रोको के पास लाया होता है। ब्रोको क्रोज नामक डाकुओं के गिरोह का कार्यकारी नेता था। उनके असली बॉस जाजक के अनुपस्थिति में ब्रोको ने शायद ये पद हथिया लिया था, लेकिन कोई विरोध नहीं करता उसका, क्योंकि उसके पास एक पालतू राक्षसी जानवर है जिसका नाम बेटी होता है, जो किसी को भी चीर सकती है। एलिसिया इस जानवर को एक पश्चिमी दानव के रूप में पहचानती है और हैरान हो जाती है कि ब्रोको ने इसे वश में कैसे कर लिया। ब्रोको बेटी से बात करता और बेटी कहती है कि वो किसी पुरुष इंसान के साथ खेलना चाहती है। तो ब्रोको उससे कहता है कि एलिसिया के साथ आए दो डाकुओं में से किसी एक को वो चुन ले, लेकिन उससे पहले वो एलिसिया को बताता है कि उसने उसे क्यों बुलाया है। डाकुओं के पास वो सभी जादुई क्रिस्टल है जो एलिसिया ने क्लेन के अड्डे से एकत्रित किए थे। ब्रोको जानता है कि ये क्रिस्टल माउंट मून से है, जो क्लेविटेस का गढ़ है। प्रमाणों और इस तथ्य से कि एलिसिया बेटी को देखकर भी नहीं डरी, वो ये निष्कर्ष निकालता है कि वो हेडेन से भेजे गए 13 नायकों में से एक है, जिनका मिशन था क्लेविटेस को मारना। ब्रोको मानता है कि एलिसिया क्रिस्टल से भरा बैग लेकर हेडेन लौट रही थी। फिर वो एक बुरी खबर सुनाता है। राजधानी को क्लेविटेस ने पहले ही तबाह कर दिया है, लेकिन वो कहता है कि ये खबर क्रोजो गिरोह के लिए बुरी नहीं बल्कि फायदे का है। वो एक नकली माना हेडलार्ड तलवार दिखाता है जो केवल हाइडेन के राज परिवार द्वारा बनाई जाती थी। अब जब पूरा राज परिवार समाप्त हो चुका है तो इन तलवारों की कीमतें आसमान छू जाएंगी, लेकिन ब्रोको को और भी ज्यादा चाहिए था, क्योंकि वो असली प्योर हेडलार्ड तलवारें चाहता था जो कि राजाओं द्वारा हीरोज को दी जाती थी। ब्रोको को पूरा यकीन है कि बाकी सारे हीरोज अब मर चुके हैं और एलिसिया अपने साथियों को छोड़कर भाग निकली है। वो उससे पूछता है कि उसकी और बाकी 12 हीरोज की तलवारें कहाँ पर हैं। जब एलिसिया जवाब देने से इनकार कर देती है तो ब्रोको डार्न और सैच को आदेश देता है कि वो एलिसिया को क्लेविटेस के अड्डे पर ले जाए ताकि वो खजाना ढूंढ सके। यहाँ पर डार्न सुझाव देता है कि वो एलिसिया को किसी दूसरे खजाने के लिए ले जाएं जो पहले से उनके निशाने पर है, लेकिन ब्रोको अपनी योजना पर अड़ा रहता है। वो दोनों को कहता है कि वो जाने से पहले एलिसिया के साथ थोड़ा एक्सरसाइज कर ले ताकि वो यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना करे। उधर क्लेन कर्म के बैंडिट्स इन में वेटर की तरह काम कर रहा था। कई डाकू कर्म पर डोरे डालने की कोशिश भी करते हैं और क्लेन बस यही सोचता है कि ये लोग कितने घटिया हैं। वहीं नू लूना को दूध पिला रही होती है। यहाँ पर नू की बाकी जिम्मेदारियां भी होती है। यहाँ पर वो वेट्रेस के तौर पर भी काम करती है, लेकिन वहाँ पर डाकू ग्राहकों द्वारा उसका बहुत ही शोषण किया जाता है। क्लेन चुपचाप से अपना काम करता और कई डाकू उसकी सेवा से काफी प्रभावित भी होते हैं, लेकिन कर्म को क्लेन को देखकर कुछ अजीब लगता है। सबको लगता है कि वो एक ऑर्क है उसकी सींगों की वजह से, लेकिन उसकी त्वचा बहुत हल्की है और उसकी आंखें किसी हत्यारे जैसी लगती है।
यहाँ पर दो डाकू नू को पकड़ते और उसे रात भर शारीरिक शोषण के लिए ले जाते हैं। सुबह वो उसे घावों और चोटों से भरा छोड़ देते हैं। यहाँ पर वो शिकायत तक नहीं करती और चुपचाप लौटकर फिर से लूना को दूध पिलाने लगती है। लेकिन वो दो डाकू अचानक कमजोरी और चक्कर महसूस करने लगते हैं और फिर रहस्यमयी तरीके से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि क्लेन ने उन लोगों को सबक सिखाया था। यहाँ नू फिर से लूना को दूध पिलाने आती है और उसे क्लेन की गोद में पाती है। उसे नहीं पता होता है कि क्लेन ने उन दो आदमियों के साथ क्या किया। उसका ध्यान सिर्फ बच्चे को दूध पिलाने में होता है। वो लूना को उठाकर एक झोपड़ी में ले जाती है। क्लेन उसके पास ही बैठता और उससे उसके बारे में पूछता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो भी क्रोज गिरोह की सदस्य है और वो लोग करते क्या हैं। वो जवाब देने में झिझकती है, लेकिन क्लेन उससे कहता है कि वो बस बोले, वो सिर्फ जानना चाहता है। तो नू बताती है कि वो हमेशा से वहीं पर बड़ी हुई है। उसका एकमात्र पहचान यही है कि वो क्रोज की मेंबर है। उसने कभी अपने पिता को नहीं देखा, सिर्फ अपनी माँ को देखा। वो भी कभी चेहरा नहीं देख पाई उसका, सिर्फ पीठ ही देख पाई है। वो जानती थी कि उसकी माँ गुलाम थी, क्योंकि उसने छिपकर देखा था कि कैसे लोग उसकी माँ के साथ जबरदस्ती करते थे। जब वो 12 साल की थी तो उसकी माँ अचानक से कहीं गायब हो गई। वो नहीं जानती कि उसकी माँ मरी या भाग गई। उस शाम जब वो खाना खा रही होती है तो कुछ पुरुष आए और उसे मारा। इसके बाद के कुछ साल उसके लिए नरक थे। उसे एहसास हुआ कि अब तक उसकी माँ ही उसे बचाती आई थी। एक दिन उसकी मुलाकात सिस्टर कर्म से हुई और वहाँ पर कर्म ने उसे समझाया कि अगर वो पुरुषों को संतुष्ट करती है तो वो उसे पीटना भूल जाएंगे। उसने कर्म की बात मानी और सीखा कि कैसे पुरुषों को संतुष्ट किया जाता है। हालांकि वो कर्म जैसी तो नहीं बन सकी, पर अब उसकी जिंदगी थोड़ी बेहतर थी। कम से कम अब उसके पास काम था और वो बच्चों को दूध पिला सकती थी। क्लेन पूछता है कि जब उसका खुद का बच्चा नहीं है तो उसके पास दूध कैसे है। वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। जब उसने अपने बच्चे की हरकतें महसूस की थी, उसे जीने की वजह मिल गई थी। लेकिन जब उसका बच्चा मरा पैदा हुआ तो उसे लगा अब वो भी मर जाएगी। वो मौत को स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन अचानक उसे गर्माहट महसूस हुई और उसने देखा कि एक 6 महीने का बच्चा उसका दूध पी रहा है। उसे देखकर उसे फिर से जीने की वजह मिल गई और तभी से वो बच्चों को दूध पिलाती रही है। और अब उसे इस बात की संतुष्टि मिलती है कि वो बच्चे उसकी वजह से जिंदा हैं। क्लेन उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ लूना की वेट नर्स के रूप में चलेगी। वो जोर देता है कि उसे लेने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन लूना को वो पसंद है और यही काफी है। लूना भी उसे छूकर ये जताता है कि वो उसे चाहता है। नू जानती है कि ये बहुत ही कमाल का ऑफर है, लेकिन उसे लगता है कि क्लेन भी एक गुलाम है। वो कहती है कि वो चाहती तो है, लेकिन उसके पास और भी बच्चे हैं जिन्हें वो जीवन देना चाहती है। वो क्लेन को लूना सौंप देती है और वहाँ से चली जाती है। उधर गिरोह एलिसिया को एक पुल पर ले जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि वो उस पर चले। जब वो पुल के बीच में पहुंचती है तो नीचे देखती है। उन्हें लगता है कि वो कूदना चाहती है और कहते हैं कि वो नहीं बचेगी यहाँ से गिरकर। वो उस नदी में देखती है और क्रिस्टल को पहचानती है। वो बताते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर हीरो कार्ड की मौत हुई थी। तभी एक गुलाम चैलेंज करता है कि अगर वो नदी से वो चीज निकाल लाए तो उसे और उसकी पत्नी को रिहा कर दिया जाए। उसकी पत्नी उसे जाने को कहती है। वो नदी में कूदता है, लेकिन तुरंत राक्षस आकर उसे खा जाते हैं। एलिसिया जानती थी कि वो उसे नहीं छोड़ेंगे। वो जगह एल्बिस साफ्ट होती है जहाँ कई राक्षस 300 साल पहले एक बाढ़ के कारण आ गए थे और वहाँ पर उसकी तलवार मौजूद थी, लेकिन उसे निकालना नामुमकिन था। एलिसिया उन्हें नीच कहती है क्योंकि उन्होंने जानबूझकर उस लड़के को मरवाया था। वो उसे चेताते हैं कि वो सलाह देने के लिए वहाँ पर नहीं है और अब वो आदमी सामने है जो उसे मारेगा। एलिसिया देखती है कि वो एक बहुत ही भयानक आदमी है जो कि उस पर कूदता है और सोचता है कि वो उसके कपड़े फाड़ डालेगा, लेकिन उससे पहले एलिसिया उसका हाथ तोड़कर उसकी तलवार ले लेती है और फिर पुल की रस्सियों को काटकर नीचे छलांग लगा देती है। वो खुद से कहती है कि वो क्लेन की बात पर भरोसा कर रही है कि वो मरेगी नहीं। एलिसिया का शरीर जमीन पर गिरने की वजह से पूरी तरह से कुचला गया होता है। उसके अंगों की स्थिति इतनी भयानक थी कि मानो उसमें जीवन का कोई भी अंश नहीं बचा हो। ऊपर खड़े वो दोनों डाकू ये देखकर बहुत ही डर गए थे। उन्हें डर था कि यदि ब्रोको को ये पता चल गया कि एलिसिया की मौत हो चुकी है तो वो उनका क्या हाल करेगा, और इसकी कल्पना मात्र से ही उनकी रूह कांप उठती है। इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि वो नीचे जाकर खुद ही ये सुनिश्चित करेंगे कि एलिसिया सच में मर चुकी है या अभी भी जिंदा है। इसी दौरान अचानक एलिसिया को फिर से होश आता है और तभी उसे एक भयानक सच्चाई पता चलती है कि क्लेन ने असल में उसे एक अनडेड क्रिएचर के रूप में कन्वर्ट कर दिया है और इस अवस्था में वो केवल अपनी बाईं आंख को हल्का सा हिला पाने में सक्षम थी। उसकी गर्दन के नीचे का बाकी शरीर बिल्कुल भी बेजान था। ना वो उसे महसूस कर सकती थी और ना ही उसमें कोई हरकत कर पा रही थी। वो अंदर ही अंदर सोचती है कि क्या वो अब बाकी जीवन ऐसे ही जीने वाली है, लेकिन परिस्थिति चाहे जैसी भी हो वो अभी अपने एक भी मसल्स को हिलाना नहीं चाहती थी,
क्योंकि वो चाहती थी कि ऊपर खड़े डाकू उसे मरा हुआ समझे। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने कुछ ब्लड सर्कुलेट होने लगते हैं और उनके हिलने से क्लेन का चेहरा सामने आ जाता है, जो उसे केवल ये कहने के लिए आया हुआ था कि वो कितनी मूर्ख है जो उसने इतना अधिक खून बहा दिया। एलिसिया ये देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्लेन यहाँ पर कैसे आया और ये कैसा विचित्र रूप है जो अब किसी छोटे उड़ते हुए पपी की तरह दिख रहा है। क्लेन उसे समझाता है कि उसका ये रूप इस बात पर निर्भर करता है कि एलिसिया के भीतर कितनी मात्रा में मैजिक ब्लड मौजूद है, और चूंकि एलिसिया अभी भी उसके लिए यूजफुल है इसीलिए वो उसके शरीर में जबरदस्ती मैजिक ब्लड भरने वाला है। वो उससे कहता है कि जब तक उसके शरीर में ये जादुई ब्लड बहता रहेगा उसका पूरा शरीर पूरी तरह से ठीक होता रहेगा, सिवाय उन अंगों के जो शरीर से पूरी तरह से अब कट चुके हैं। ये सुनकर एलिसिया उससे पूछती है कि अगर ऐसा है तो फिर वो उसे अभी पूरी तरह से ठीक क्यों नहीं कर रहा। इस पर क्लेन कहता है कि वो सिर्फ एक पल उसके साथ बिताना चाहता है, क्योंकि अभी उससे सिर्फ एक सवाल पूछना है। क्लेन सबसे पहले उसे बताता है कि उसने लूना के लिए एक वेट नर्स खोज ली है और वो सदस्य डाकुओं के गिरोह में से है जिसका नाम नू है। वो ये भी कहता है कि उसकी इंसानों की समझ बहुत लिमिटेड है, फिर भी उसे महसूस होता है कि नू इस स्थान पर शोषण और अत्याचार सहन कर रही है। इसी कारण से उसने नू को अपने साथ भाग चलने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन जो बात क्लेन को सबसे अधिक चौंका रही थी वो ये थी कि नू ने बिना एक पल गवाए उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। क्लेन को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर कोई उस नरक जैसे स्थान पर रहना क्यों चाहेगा। एलिसिया थोड़ी देर सोचकर कहती है कि शायद नू उसे और लूना दोनों को भी गुलाम ही मानती है, और जब कोई इंसान खुद को गुलाम समझने लगता है तो वो ये मान लेता है कि उसे कहीं और जाने का अधिकार है ही नहीं। और यही कारण रहा होगा कि जब क्लेन ने उसे भागने का अवसर दिया तो नू को ये यकीन ही नहीं हुआ कि वो यहाँ से भाग भी सकते हैं। क्लेन उसकी बात को समझता है और फिर एलिसिया से पूछता है कि वो नू को अपने साथ चलने के लिए कैसे मना सकता है। तो एलिसिया अनुमान लगाती है कि शायद सबसे प्रभावशाली उपाय यही होगा कि यहाँ पर मौजूद सभी डाकुओं का सफाया कर दे। लेकिन क्लेन तुरंत इस आइडिया को अस्वीकार कर देता है, क्योंकि ऐसा करना उसके अंडरकवर मिशन को खतरे में डाल सकता था। इसीलिए वो एलिसिया से कहता है कि वो ये काम वो खुद करे। उसे लगता है कि यदि एलिसिया ये काम करेगी तो किसी को भी उसके ऊपर कोई शक नहीं होगा। एलिसिया थोड़ा हिचकिचाहट दिखाती है और उसे लगता है कि उसमें इतनी शक्ति नहीं बची, लेकिन क्लेन उसकी ना सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि ये काम लूना को अगली बार भूख लगने से पहले हर हाल में पूरा होना चाहिए। इसके बाद क्लेन एलिसिया के शरीर में सारा मैजिक ब्लड भर देता है और जैसे ही वो ब्लड उसकी नसों में फैलता है उसका शरीर अजीबोगरीब तरीके से तड़पने लगता है और ऐसा लगता है जैसे वो ब्रेक डांस कर रही हो, और उसकी टूटी फूटी शरीर धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक होने लगती है। इस तमाशे को देखकर कई डाकू नीचे कूद पड़ते हैं और ये दृश्य देखकर वो भय और आश्चर्य से सन्न हो गए थे, क्योंकि एक अधमरी लड़की को ब्रेक डांस करता देखना ये उनकी कल्पना के बहुत बाहर था। एलिसिया जैसे तैसे गहरी सांस लेती है, लेकिन हर सांस के साथ उसकी टूटी हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि वे आपस में जुड़ रही होती हैं। डाकुओं का लीडर डार्न इस स्थिति को समझ ही नहीं पाता, परंतु वो फिर भी ऑर्डर देता है कि एलिसिया को पकड़ लिया जाए और इस बार उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाएं, ताकि वो दोबारा भागने का प्रयास न कर सके। जैसे ही एक डाकू एलिसिया के पास पहुंचता है वो उसे बिना रोके अपने आप को छुरा घोंपने देती है, फिर एक ही मुक्के में उसे उड़ा भी देती है। लेकिन उससे पहले वो उसकी तलवार और आंख की पट्टी छीन लेती है। उसी तलवार से वो अपनी बेड़ियों को काटती और फिर आंख की पट्टी पहनकर पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। उधर क्लेन एक बार फिर नू को खोजने के लिए निकल पड़ता और लूना से ये वादा करता है कि इस बार वो नू को जरूर मना लेगा कि वो उसकी वेट नर्स बने। अगर लूना को एलिसिया की चिंता है तो क्लेन उसे दिलासा देता है कि एलिसिया ठीक रहेगी, क्योंकि ये अकेली इंसान है जिसने उस युद्ध में क्लेन के सींगों को छुआ था। उधर कर्म नू को बुलाकर उसे डांटती है कि उसने रसोई की गंदगी क्यों नहीं साफ की। वो देखती है कि नू जो हाल ही में पीटी गई थी वो अब भी खुश लग रही थी। इससे उसे इस बात की शंका होती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। नू से जवाब देती है कि वो बस यही सोच रही थी कि बाहर की दुनिया कैसी होगी, क्योंकि उसने आज तक कभी उस नर्क से बाहर कदम तक नहीं रखा है। कर्म को शक होता है कि शायद नू बाहर जाना चाहती है, लेकिन नू सफाई देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो केवल बहुत ही एक्साइटेड है ये जानने के लिए, और अपने भोलेपन में वो ये भी गलती से बोल देती है कि किसी ने उसे इस स्थान से बाहर ले जाने का ऑफर दिया था, और बिना किसी दबाव के वो ये भी बता देती है कि वो व्यक्ति खुद एक गुलाम था। उनकी बातें ब्रो को भी सुन लेता है, पर उसके कोई रिएक्शन देने से पहले ही कर्म नू को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है, ये कहते हुए कि उसने ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे की कि वो उससे पहले बाहर निकल सकती है। तभी ब्रो को कमरे में एंटर करता है और बच्चे के बारे में पूछता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो लूना का यूज किसी योजना में करने वाला है। वो फिर नू से कहता है कि वो उसके साथ चले,
कर्म तुरंत समझ जाती है कि वो उसे सजा देने ले जा रहा है, लेकिन कर्म कर भी क्या सकती थी। वो अपने बॉस के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कह सकती। इसीलिए जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो कर्म बस एक गहरी सांस लेती है और मन में सोचती है कि अब बच्चों को दूध कौन पिलाएगा। उसका ये विचार साफ इशारा करता है कि ब्रोको नू को मारने वाला है। उधर क्लेन लूना को लेकर उसी स्थान पर पहुंचता है और कर्म समझ जाती है कि क्लेन नू को बच्चे का दूध पिलाने के लिए ढूंढ रहा है। कर्म, जो कि पहले से ही चिड़ी हुई थी और बहुत गुस्से में थी, क्लेन से कहती है कि अब कोई भी बच्चे को दूध नहीं पिला सकता, क्योंकि नू ने एक ऐसी गलती की है जो क्षमा लायक नहीं है, क्योंकि उसने एक ऐसा सपना देखा जो कि संभव है ही नहीं। क्लेन कर्म से और भी विस्तार में बताने को कहता है। जब उसकी आंखें किसी राक्षस की भांति कर्म की आंखों में झांकती है तो वो डर के मारे सब कुछ सच सच बता देती है। इधर ब्रोको नू को एक गुफा में ले जाता है और जैसे ही वो भीतर एंटर करते हैं, वहाँ का जो सीन वो देखती है उसे देखकर वो बहुत ही दंग रह जाती है। वो कौओं के बीच में पैदा हुई थी और हमेशा वहीं रही थी, लेकिन उसने इस स्थान को पहले कभी देखा नहीं था। वो ब्रोको से इस बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पर वो अपनी जादुई धातुएं बनाता है। वो आगे नू को समझाने लगता है कि मैजिक ओर्स का उपयोग कई प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। वो ये भी बताता है कि उसके हाथ में जो लालटेन है वो भी एक स्पेशल मैजिक ओर से बनाया गया है। वो बताता है कि इस जगह पर कई सारी गुफाएं हैं और हर गुफा में कुछ ना कुछ अद्भुत बनाया गया है। वो उसे एक गुफा के अंदर ले जाता है और जैसे ही वो नीचे की ओर उतरते हैं, नू की नजर एक इंसानी खोपड़ी पर पड़ती है। ये सीन देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी और उसकी चिंता स्पष्ट रूप से उसके चेहरे पर झलकने लगती है। लेकिन ब्रोको उससे कहता है कि ये खोपड़ी किसी इंसान की नहीं है और अचानक ही गुफा की रोशनी बुझ जाती है। अंधकार के बीच घबराई हुई नू उसे पुकारती है। वो कहती है कि वो कुछ भी नहीं देख पा रही, तो ब्रोको उसे बताता है कि ये एक मामूली भूल थी और वो कहता है कि वो फिर से लाइट को चालू कर देगा। और जैसे ही लाइट वापस आता है, नू के सामने वो बड़ा सा ट्रोल बेटी खड़ा दिखाई देता है। यह सीन देखकर वो चौंक उठती है और डर के मारे कांपने लगती है। वो चीखती है कि कोई आकर उसकी मदद करे, लेकिन वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। ब्रोको उसे बताता है कि बेटी एक ट्रोल है जिसे जादुई तरीके से वश में किया गया है। फिर वो कहती है कि उनका टीम क्रोज विश्वास पर चलता है और यदि कोई इसका मेंबर इससे अलग होने या उसे धोखा देने की सोच भी लेता है तो ये विश्वासघात होती है, जिसकी एकमात्र सजा मौत होती है। ब्रोको यहाँ पर साफ कहता है कि इस ग्रुप को कोई भी अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकता और इसीलिए नू अब इस ग्रुप के लिए वफादार नहीं रही तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। वो बेटी को ऑर्डर देता है कि वो नू को निगल जाए। नू यहाँ पर बहुत चिल्लाती और हाथ फैलाकर बचने की कोशिश करती है। वो सोचती है कि काश जब क्लेन ने उसे बाहर निकलने का प्रस्ताव दिया था तब वो उसका हाथ थाम लेती। अब उसे उस क्षण की कीमत समझ आ रही थी। वो प्रार्थना करती है कि शायद क्लेन फिर से किसी चमत्कार के रूप में वहां पर आ जाए और उसका हाथ पकड़कर उसे बचा ले, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि उसका शरीर ट्रोल के जबड़े तक नहीं पहुंच जाता। और जैसे ही बेटी उसे निगलने ही वाला होता है, क्लेन वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर क्लेन बहुत ही शांति से कहता है कि उसे दुख है कि उसे पहुंचने में थोड़ा लेट हुआ। फिर वो हैरानी से ये सोचता है कि ये एक कैसा ट्रोल है जो कि इतना बड़ा होने के बावजूद भी ब्रोको के कंट्रोल में है। ब्रोको को ये बहुत ही अपमानजनक लगता है कि एक छोटा सा लड़का उसकी बुराई कर रहा है। वो गुस्से में भरकर बेटी को ऑर्डर देता है कि जाओ इस बच्चे और इस लड़की को खा जाओ, लेकिन बेटी रुक जाता है। वो अपने असली मालिक को पहचानता था। बेटी जानता है कि वो किसके अंडर है और वो क्लेन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसी बीच जो नू को उसने निगल ली थी वो बेटी के गले में अटकने लगती है और बिना क्लेन के कुछ किए बेटी उसे बाहर उगल देता है। नू बाहर आती है बिल्कुल टूटी फूटी हालत में, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही होती है। क्लेन सोचता है कि शायद वो उसे दोबारा से जिंदा कर सकता है, लेकिन फिलहाल उसे ब्रोको से निपटना था। क्लेन लूना से कहता है कि अब केवल वही नू को संभाल सकती है। वो लूना को नू के ऊपर रख देता है और फिर वो अपने एक सींग को ऑर्डर देता है कि वो दोनों को वहां से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। ऑर्डर मिलते ही वो दोनों वहां से गायब होकर वहां से चले जाते हैं। ब्रोको ये देखकर बिल्कुल हैरान था। उसने पहले कभी ऐसी जादुई शक्ति देखी नहीं थी। वो जोर देकर कहता है कि उसने जरूर कोई जादू किया है। क्लेन यहाँ पर शांत रहता है क्योंकि वो खुद ही नहीं जानता कि जादू असल में होता क्या है। फिर भी वो ब्रोको को समझाने की कोशिश करता है। वो अपनी जेब से एक मैजिक ओर निकालता और बताता है कि ये किस तरह के तत्वों से मिलकर बना है। वो समझाता है कि उसके हाथ में जो लालटेन है उसमें जो मैजिक ओर है वो उसे ट्रोल और बाकी डीमन को कंट्रोल करने की शक्ति देता है। हालांकि इस समय वो केवल फीमेल ट्रोल पर कंट्रोल कर सकता है। यहाँ ब्रोको को ये महसूस होने लगता है कि उसकी बेटी पर नियंत्रण कमजोर हो रहा है, इसीलिए वो उस मैजिक ओर को रिलीज कर देता है, यानी उसे पूरी तरह से एक्टिव कर दिया था। उसकी गंध पूरे वातावरण में फैल जाती है जिससे बेटी दोबारा उसके कंट्रोल में आ गई थी। यहाँ तक कि क्लेन भी उस मैजिक ओर से निकलकर अशुभ और रहस्यमयी शक्ति को महसूस कर रहा था।
बेटी अपनी जंजीरों के भीतर छटपटाता है और क्लेन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लेन बड़े ही चालाकी से उसके वार को टाल देता है और ये अनुभव उसे एहसास दिलाता है कि वो इंसानों के बिहेवियर को अभी भी अच्छे से समझ नहीं पाया है। वो काफी गुस्से में आ जाता है और खास करके एलिसिया के ऊपर कि उसने उसे पहले कभी मैजिक ओर के बारे में क्यों नहीं बताया। वहीं दूसरी ओर एलिसिया, जो अभी अभी अपने मौत के मुंह से वापस आई थी, वो भी अपने आसपास की स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। डाकू हर ओर फैल चुके थे और उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तभी वो अपने बचपन के दिनों को याद करती है जब उसके पिता उसे युद्ध और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देता था। उसका पिता उसे बार बार कहता था कि तेरा वार बहुत कमजोर है, और उस दिन उन्होंने उससे कहा था कि जब तुम वार करती हो तो तुम बहुत हिचकिचाती हो और यही झिझक तुम्हारे मन में डर पैदा करती है। और वो कहता है कि अगर दुश्मन को ये दिख जाए कि तुम डर रही हो तो वो तुम्हें तोड़ देगा। अब जब वो चारों तरफ से डाकुओं से घिरी हुई थी तो उसे सब कुछ याद आता है। वो जानती है कि उसे लड़ना होगा, लेकिन उसकी स्थिति और भी कठिन होती है क्योंकि उसका माना कोर कमजोर होता जा रहा था, क्योंकि वो ब्लड क्लेन से अपनी शक्ति खींच रही थी, जिससे उसकी ऊर्जा और भी तेजी से खत्म हो रही होती है। उसे ये भी महसूस होता है कि उसे एक बेहतर हथियार चाहिए होगा और यदि वो ऐसा नहीं करती तो उसकी हार निश्चित है। इसीलिए वो दौड़ पड़ती है नदी की ओर। उसका प्लान होता है कि वो आर्वेटिस नामक एक प्राचीन हीरो का हथियार प्राप्त करेगी जो नदी के बिल्कुल गहराई में छिपा है। जब वो दौड़ती है तो उसके मन में बहुत ही डर समाया होता है। वो सोचती है कि यदि वो पकड़ी गई तो उसे बहुत ही दर्द झेलने को मिलेगा। डाकू ये सोचते हैं कि वो शायद नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या करना चाहती है, क्योंकि पिछले 300 वर्षों में कोई भी उस नदी में कूदकर जीवित नहीं लौटा। लेकिन वो गलत थे। नू का प्लान आत्महत्या का नहीं था। वो नदी में नहीं कूदती, बल्कि नदी के ऊपर बने लकड़ी के पटरियों वाले स्कैफ फोल्डिंग की ओर छलांग लगाती है। जब डाकू ये देखते हैं कि उसने नदी में छलांग नहीं लगाई तो वो भी उसी दिशा में उसका पीछा करते हुए दौड़ते हैं। लेकिन जैसे ही नू ऊपर पहुंचती है वो स्कैफ फोल्डिंग को काट देती है, जिनसे अधिकांश डाकू नीचे नदी में गिर जाते हैं। और वो भयानक वाटर डीमन उनका इंतजार कर रहा था और वो उन्हें आराम से निकल जाता है। और इस अफरा तफरी में डाकुओं को ये तक समझ नहीं आता कि वो कहाँ चली गई। उन्हें आभास होता है कि शायद वो नदी के भीतर समा चुकी है। वो पुराने हीरोज की तरह नहीं थी। उसे घुटन नहीं होती थी, क्योंकि वो नदी में उतरने से पहले ही बहुत ही गहरी सांस भर ली थी। उसका प्लान बहुत ही सिंपल था। वो अपनी सांस को रोक के रखेगी ताकि नदी में मौजूद वो डीमन उसे महसूस ही ना कर सके। वो उतनी गहराई तक डूबना चाहती है जहाँ पे वो प्राचीन हथियार रखा हुआ है। जैसे ही बैरल झील की गहराई में डूबता चला जा रहा था, पानी का दबाव एलिसिया को अब दर्द देने लगता है। भले ही वो मर नहीं सकती, लेकिन उसे जबरदस्त पीड़ा महसूस हो रही थी। लेकिन फिर भी वो सब कुछ सहती है जब तक कि उसे वो तलवार की झलक नहीं दिखती। उसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा ऑक्सीजन की कमी के कारण शून्य पड़ चुका था, लेकिन फिर भी वो उस तलवार की ओर आगे बढ़ती है। और जैसे ही वो उसे पकड़ने ही वाली होती है कि तभी एक बड़ी आंख खुलती है उसके सामने, और तब उसे एहसास होता है कि वो तलवार झील के नीचे नहीं बल्कि एक विशाल डीमन के ऊपर रखी है। वो पूरी ताकत से तलवार को पकड़ने की कोशिश करती है और ये उम्मीद करती है कि उसकी शक्तियां उसके अंदर इतनी ऊर्जा भर देगी कि वो जिंदा बच सके। लेकिन वो डीमन उसे तलवार समेत निगल जाता है। अपनी आखिरी ताकत के साथ एलिसिया तलवार को पकड़ने में सफल रहती है, और उसी पल उसे अपने पिता की कही बातें याद आती है कि उसमें उस महान तलवार की शक्ति को जगाने की सबसे ज्यादा काबिलियत है, और यही बात उसे सबसे अलग हीरो बनाती है। ये याद उसे फिर से लड़ने की शक्ति देती है और वो किसी तरह उस डीमन के मुंह से बाहर निकल आती है। उसके पेट पर एक गहरा घाव हो चुका था। उसकी जादुई खून तेजी से बह रहा होता है, लेकिन एक आधी इंसान और आधी जॉम्बी होने के कारण वो अभी भी होश में होती है और तलवार की शक्ति को महसूस करने पर ध्यान सेंटर करती है। जैसे ही वो तलवार की माना को थामती है, वो तलवार को नीचे की ओर घुमाती है, जिससे उसे ऊपर उठने की पर्याप्त एनर्जी मिल सके। एलिसिया मानती है कि इस तलवार में पानी में रहने वाली प्राणी जैसी क्षमताएं हैं, जिससे इसे पानी के भीतर भी लड़ा जा सकता है। तो फिर वो सोचती है कि ये तलवार उस हीरो ने खो कैसे दी। शायद वो हीरो इसी डीमन से हार गया होगा, क्योंकि इस दुनिया में हजारों राक्षस वर्षों से छिपे रहते हैं, और हो सकता है कि हाल ही में लोगों द्वारा जादू की खुदाई के कारण ये डीमन फिर से जाग गया हो, और वो हीरो जिसे नहीं पता था कि ये झील इस डीमन की गुफा है, वो उसका शिकार बन गया हो। खैर, वो तलवार को लहराती जाती और सतह की ओर तैरती जाती है। तभी वो देखती है कि पानी में बहुत सारी ताजा लाशें तैर रही है, जिन्हें छोटे डीमंस ने मार डाला है। लेकिन एलिसिया उन छोटे राक्षसों से नहीं डरती, क्योंकि अब वो उनके सामने बहुत शक्तिशाली है। वो उन्हें काटती हुई आगे बढ़ती और आखिरकार झील से निकलकर सतह तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो देखती है कि 2 मेन डाकू उसका इंतजार कर रहे हैं। वो डाकू उसके हाथ में खजाने वाली तलवार देखकर भी उस पर हमला करने की सोचते हैं, जो कि ये बात तो साबित करता है कि उनके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वही बड़ा सा
डीमन भी झील से बाहर आ जाता और अपने ऑक्टोपस जैसे टेंटिकल से सामने दिखने वाले सभी इंसानों को निगल जाता है। एलिसिया तलवार की मदद से अपनी रक्षा करती है, लेकिन वो जानती है कि वो अकेले उस डीमन का सामना नहीं कर सकती। इसीलिए वो निर्णय लेती है कि वो डाकुओं को मरने देगी और खुद वहां से चली जाएगी। जैसे ही वो वहां से जाने लगती है, वो दोनों डाकू उसे पुकारते हैं और अपनी जान बचाने की भीख मांगते हैं, और वो ये भी वादा करते हैं कि वो अब कभी भी क्रोज गिरोह का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो जो कहेगी वो वही करेंगे। लेकिन एलिसिया जानती है कि ऐसे लोग कभी भरोसे के लायक नहीं होते। उन्हें मौका मिले तो वो फिर किसी को भी धोखा देने से नहीं चूकेंगे। इसीलिए वो वहां से चली जाती है और बाकी का काम वो डीमन कर लेता है। वो डीमन उन डाकुओं को इस दुनिया से हमेशा के लिए भगाने के लिए मजबूर करता है। एलिसिया एक हीरो होने के नाते उस विनाशकारी डीमन को यूं छोड़कर जाने के लिए थोड़ी चिंतित थी, लेकिन क्योंकि ये एक वाटर में रहने वाला प्राणी है तो वो सोचती है कि ये अपनी जगह से बाहर नहीं आएगा। वैसे भी उसने क्लेन के कहने के अनुसार पूरे डाकू गिरोह को खत्म कर दिया है। वो सोचती है कि अब वो आगे क्या करे। उसी वक्त क्लेन उससे जादुई ब्लड के थ्रू बात करता है। वो पूछता है कि क्या उसका मिशन पूरा हो गया है। उसके ब्लड के फ्लो से जो कुछ मिनट पहले तक बुरी तरह से हिल रहा था, क्लेन मान लेता है कि काम पूरा हो गया है, लेकिन उसके घाव को देखकर वो समझता है कि एलिसिया को इसके लिए काफी संघर्ष करना पड़ा होगा। एलिसिया को क्लेन की ये बेशर्मी बर्दाश्त नहीं होती। वो उसे ताना मारता है कि वो आराम से बैठा रहा जबकि वो एक विशाल डीमन से लड़ रही थी। क्लेन उससे माफी मांगता और बताता है कि वो खुद भी एक समस्या में फंसा हुआ था, जिससे एलिसिया हैरान रह जाती है क्योंकि वो कभी नहीं सोच सकती कि सबसे ताकतवर डीमन राजा भी किसी चीज से मुश्किल में पड़ सकता है। क्लेन समझाता है कि उसका मानव रूप उसकी असली ताकत को लिमिट कर रहा है। असली समस्या ये है कि इंसान अब नए नए सस्ते जादुई तरीके इस्तेमाल करने लगे हैं। वो एलिसिया पर गुस्सा करता है कि उसने उसे जादू के अस्तित्व के बारे में क्यों नहीं बताया और इसीलिए वो उसे सजा देगा। वो बताता है कि उसने पहले ही बेटी को मार डाला है और अब बेटी का मास्टर ब्रो को अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। तभी वो नू के शरीर से टकराता है। जैसे ही वो मुड़ता है, उसे लूना उसके पास बैठा दिखाई देता है और एक विलेन की तरह वो लूना को अगवा करने का फैसला करता है। उधर एलिसिया क्लेन के ऑर्डर पर तुरंत ही वहां पहुंचती है क्योंकि वो उसके किसी भी ऑर्डर को इनकार नहीं कर सकती थी। और इससे पहले कि सजा की बात शुरू हो, वो क्लेन से पूछती है कि ये लाल धुआं क्या है। क्लेन कोई जवाब नहीं देता बल्कि तलवार के बारे में पूछता है, तो एलिसिया उसे देने से मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसने इसे पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है। तब क्लेन उसे बताता है कि ये धुआं डीमन काइंड को कमजोर करता है और इसीलिए वो लूना का पता नहीं लगा पा रहा। उसके पास अपने असली रूप में लौटने का विकल्प है जिससे वो धुएं को उड़ा सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो गुफा ढह जाएगी। इसीलिए वो एलिसिया से कहता है कि वो इस स्थिति को संभाले क्योंकि उसे जादू के बारे में जानकारी है। एलिसिया कहती है कि जानकारी होने के बावजूद वो जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्लेन इस पर गुस्सा होता है और कहता है कि वो कितनी बेकार हीरो है। एलिसिया पलटकर जवाब देती है कि ये उसकी गलती है कि उसने बाकी 11 हीरो को मार डाला जिनमें से कई जादू जानते थे। क्लेन उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता और खुद गुफा के चारों ओर देखने लगता है। एलिसिया उसके पीछे पीछे चलती और पूछती है कि अगर ब्रोको ने लूना को नुकसान पहुंचाया तो वो क्या करेगा। क्लेन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी मानव दुनिया में दिलचस्पी ही खत्म हो जाएगी, जिसका सीधा मतलब है कि वो मानवता का नाश कर देगा। एलिसिया को अब ये साफ हो जाता है कि लूना ही वजह है जो इस दुनिया को बचा सकती है, इसीलिए उसके पास और कोई विकल्प नहीं है, उसे लूना को बचाना ही होगा। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते हैं, एलिसिया को खून का निशान दिखाई देता है। वो खून को जांचती है और कहती है कि ये इंसानी खून है। वो क्लेन से पूछती है कि क्या नू घायल है। क्लेन मानता है कि नू घायल है, लेकिन वो थोड़ी देर तक उसके खून को रोकने में सफल रहा। हालांकि वो जानता था कि वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा। जिस तरह से खून फर्श पर खिंचा हुआ था, उसे देखकर तो ये बातें संभव लगती है। या तो नू खुद लूना को बचाने के लिए खिसकती गई या कोई घसीट कर उसे ले गया। लेकिन सच ये है कि ना तो घसीटा जा रहा है और ना ही वो खुद खिसक रही है, बल्कि वो ब्रो को उसकी शर्ट से पकड़े हुए है ताकि वो लूना को उससे छीन सके। पहले ब्रोको को लूना और नू जमीन पर बेहोश मिले थे। वो लूना को उठाने ही वाला था कि नू ने उसे कसकर पकड़ लिया। ब्रोको चिल्लाता है कि उसे बस लड़का चाहिए। जब वो पहले लूना के पास गया था तो लूना ने उसका हाथ झटक दिया और चिल्ला उठा था। लूना की चीख से उसका लैंप टूट गया और ब्रोको समझ गया कि लूना में जादुई शक्ति है और ये शक्ति उसकी अपनी शक्ति से भी ज्यादा है। वो मान जाता है कि लूना में हाइडेन का खून है और इसीलिए वो लड़के को ले जाना चाहता था। अब क्योंकि नू अभी भी उसे छोड़ नहीं रही तो वो कहता है कि वो उसका हाथ काट कर चला जाएगा। तभी एलिसिया वहां पर पहुंचती है और वो उसे रोकती है। ब्रो को चौंकता है कि एलिसिया अभी भी जिंदा है और वो उससे पूछता है कि उसने जिन डाकुओं को भेजा था उनका क्या हुआ। तो एलिसिया कहती है कि अगर वो अब भी रेंग रहे होंगे तो शायद अब तक हेवन तक पहुंच गए होंगे। क्लेन भी वहां पर आ जाता और कहता है कि वो ब्रोको को सजा देगा।
ब्रोको जानता है कि लूना ही उसका इकलौता रास्ता है, इसीलिए वो अपनी तलवार लूना की उंगलियों पर रखता है और कहता है कि अगर वो एक भी कदम आगे बढ़ा तो वो हर कदम पर लूना की एक उंगली काटेगा। क्लेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एलिसिया उसे रोकती है। वो कहती है कि भले ही क्लेन लूना की हाथों को फिर से जोड़ सकता है, लेकिन दर्द को वापस नहीं लिया जा सकता। एलिसिया ब्रोको से सौदा करना चाहती थी। वो कहती है कि उसके पास हीरो की तलवार है। वो तलवार को दीवार की ओर फेंकते हुए कहती है कि उसके पास दो विकल्प हैं, या तो वो लड़के को छोड़ दे और अपने हाथों से तलवार उठाए, या लड़के को लेकर तलवार को छोड़ दे। ब्रोको हंसता और कहता है कि अगर एलिसिया तलवार छोड़ने को तैयार है तो इसका मतलब है कि लड़का बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि उसे सिर्फ ये तलवार नहीं चाहिए, अगर उससे बाकी तलवारों का ठिकाना मिल जाए तो वो लड़के को छोड़ सकता है। एलिसिया पहले हिचकिचाती है, लेकिन क्लेन उससे कहता है कि तलवारें एक ही जगह पर है और ब्रोको उस जगह तक नहीं पहुंच सकता। वो बताती है कि तलवारें मून माउंट पर है, वही जगह जहां क्लेन ने उन सभी पर हमला किया था। ब्रोको खुश हो जाता है और मानता है कि उसने उन्हें मूर्ख बना दिया। वो एक जादुई पाउडर निकालता और अपने ऊपर डालकर गायब हो जाता है। लूना रोने लगता है और ब्रोको खुद से बातें करता है कि अब इस तलवार को छोड़कर बाकी 12 तलवारें लेने जाएगा वो। लेकिन तभी एलिसिया उस पर वार करती है। वो चौंक जाता है कि एलिसिया ने उसे देखा कैसे, तो वो कहती है कि उसने उसे नहीं देखा, उसने उसे सुना है। वो लूना के रोने और ब्रोको की डींगे सुन सकती थी। क्लेन लूना को उठा लेता और उसके भीतर से पाउडर साफ करता है। एलिसिया पूछती है कि वो नू के साथ क्या करेगा, तो क्लेन कहता है कि उसका शरीर बहुत बुरी तरह घायल है और उसे बचा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। वो कहता है कि वो उसे जिंदा कर सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और वो उस मेहनत के लायक नहीं है। एलिसिया कहती है कि नू ने अंत तक बच्चे को बचाने की कोशिश की और अगर वो लूना की माँ होती तो वो जरूर चाहती कि वो जिंदा रहे। क्लेन कहता है कि वो एक बार में केवल एक ही व्यक्ति पर अपनी मैजिक ब्लड डाल सकता है और अगर वो नू को बचाता है तो एलिसिया को मरना होगा। एलिसिया कहती है कि वो पहले भी एक बार मर चुकी है और फिर से मरना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वो कहती है कि वो एक हीरो है और लोगों को बचाना उसका मकसद है। क्लेन उसके खून को निकालता है और नू के शरीर में डाल देता है। नू हैरान होकर जागती है कि वो जिंदा कैसे है। वो क्लेन से पूछती है कि क्या उसने उसे बचाया है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, वो एलिसिया थी जिसने ये फैसला लिया। क्लेन कहता है कि चाहे एलिसिया कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो अब भी इंसान है और कुछ ही मिनटों में वो फिर से होश में आ जाएगी। और ठीक वैसा ही होता है। एलिसिया जागती और तुरंत अपनी तलवार थाम लेती है। वो खुश होती है कि तलवार अब भी उसके पास है। वहीं क्लेन लूना को नू को सौंपता है और उसे एक नया नाम देता है। उसने उसका नाम नुरू दिया था। वो कहता है कि ये उसका दोबारा जन्म है और इसीलिए उसका नाम बदला गया है और अब वो उसके साथ ही चलेगी। तो नुरू लूना को अपने गले से लगाती और सोचती है कि आगे का ये सफर कैसा होगा। और अब ये 3 लोगों का नहीं बल्कि 4 लोगों का सफर बन चुका था। अगली सुबह क्लेन और एलिसिया खुद को एक लोकल टाउन में पाते हैं। वहाँ पर क्लेन एलिसिया की तलवार उठाता और कहता है कि अब मैं इसे अपने हवाले कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है और वो नहीं चाहता कि लोग उस पर अननेसेसरी ध्यान दे। इसीलिए वो तलवार को जमीन पर गिरा देता और वो तुरंत ही अंदर धंस जाती है। इस पर एलिसिया रोने धोने लगती है तो क्लेन उससे कहता है कि खुश रहो, कम से कम उसने इसे पूरी तरह से फेंका नहीं। इसी बीच नुरू अपनी पीठ पर बहुत सारा सामान लादे हुए वापस आती है और उन दोनों को बताती है कि उसने उनकी ट्रैवल के लिए जरूरी सब कुछ इकट्ठा कर लिया है। उसने बेबी लूना के लिए भी बहुत प्यारे कपड़े ढूंढे हैं। एलिसिया उसकी तारीफ करती और कहती है कि उसने अच्छा काम किया, लेकिन उसे चिंता इस बात की थी कि नूरू इतना सामान उठा रही है और उसे जरा भी तकलीफ नहीं हो रही। इस पर नूरू कहती है कि उसका शरीर अब बहुत हल्का महसूस करता है, चाहे वो कितना भी सामान क्यों ना उठाए। यह सुनकर एलिसिया चुप हो जाती और उसे याद आता है कि नूरू ने अपने शरीर का बड़ा हिस्सा खो दिया था और उसके मन में यह शक उठता है कि कहीं क्लेन ने उसे किसी बॉडी बिल्डर बैंडिट के शरीर के हिस्से तो नहीं दे दिए, क्योंकि उस समय एलिसिया मर चुकी थी, इसलिए उसने ये देखा नहीं कि क्लेन ने नूरू को कैसे ठीक किया था। नूरू इतनी खुश होती है कि एलिसिया की तलवार और आर्मर तक उठाने का प्रस्ताव करती है और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरह उनके काम आ सके, लेकिन एलिसिया बताती है कि अब उसके पास ना तो तलवार है और ना ही आर्मर। इस पर नूरू कहती है कि कोई बात नहीं। उसे याद है कि एक बार ब्रोको ने कहा था कि वो अपनी सारी बेहतरीन तलवारें अपनी डेस्क में रखता है। यह सुनकर एलिसिया तुरंत ही एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि नूरू यहाँ पर किस डेस्क की बात कर रही है। वो क्लेन की ओर देखती है और पूछती है कि क्या वो तलवार रख सकती है। क्लेन सोचता है कि वैसे भी बिना तलवार के एलिसिया उसके लिए ज्यादा काम की नहीं है, इसीलिए वो उसे तलवार रखने की इजाजत दे देता है। यह सुनते ही एलिसिया खुशी खुशी वुड हाउस की ओर तलवार खोजने के लिए दौड़ पड़ती है।
जब एलिसिया तलवार ढूंढ रही होती है तो क्लेन और नूरू आसपास घूमने निकलते हैं और सारे स्लेव्स के भाग जाने के बाद पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ था। क्लेन उससे पूछता है कि क्या उसे इस जगह की याद आएगी, लेकिन नूरू कहती है कि उसे इस जगह की कोई अच्छी याद नहीं है। भले ही उसने अपना ज्यादातर बचपन यहीं बिताया है, लेकिन फिर भी ये जगह को यूं खाली देखना उसे थोड़ा दुख देता है। वो चाहती है कि जाते जाते एक बार वो कर्म से मिल पाती, लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटे बालों वाला आदमी ऊपर से छलांग लगाकर उन पर भारी हमला करने की तैयारी करता है। उधर एलिसिया ब्रोको के ऑफिस की तलाशी ले रही होती है। वो तलवार ढूंढते हुए सोच रही होती है कि कहीं इस लड़ाई झगड़े में किसी ने उसे चुरा तो नहीं लिया, लेकिन तभी उसे पैसों का एक पाउच मिलता है जिसे वो तुरंत ही अपने जेब में डाल लेती है। फिर अचानक ही माहौल अजीब हो जाता है जब उसे अपनी ड्रॉवर में एक औरत का लेदर आर्मर मिलता है। एलिसिया सोचने लगती है कि कहीं वो बूढ़ा आदमी परवट तो नहीं था। फिर भी वो आर्मर पहन लेती है, ये सोचकर कि भले ही वो मर नहीं सकती लेकिन उसे चोट तो लग सकती है और आर्मर उसे सुरक्षा देगा। वो ड्रॉवर में खोज जारी रखती है जब तक कि उसे तलवार नहीं मिल जाती, और जैसे ही वो उसे बाहर खींचती है वो तुरंत ही इम्प्रेस हो जाती है कि ये कितनी हल्की और काफी बैलेंस है। लेकिन उसकी खुशी का पल अचानक ही टूट जाता है जब क्लेन दीवार तोड़ते हुए अंदर आ गिरता है। वो उठते हुए अपने छोटे शरीर की कंप्लेन करता है कि ये कितना हल्का और नाजुक है। तभी छोटे बालों वाला आदमी छत से कूदकर नीचे आता और ये देखकर हैरान होता है कि क्लेन अकेला नहीं है। एलिसिया उसे देखते ही समझ जाती है कि वो बेहद ही ताकतवर है। वो उसके पास आता और तेज फोरहेड किक करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसिया समय रहते बच जाती है। वो आदमी पीछे कूद जाता है, फिर वो हवा में छलांग लगाता और एलिसिया पर कई मिड एयर स्ट्राइक्स करता है और उसका हर एक वार पिछले वाले से ज्यादा ताकतवर होता था। लेकिन एलिसिया अपनी तलवार से उसके हर एक वार को रोक लेती है। वो आदमी फिर पीछे हटकर अपनी विंड मैजिक का इस्तेमाल करता और एलिसिया को उड़ाकर फेंक देता है, जो नूरू और क्लेन भी देखते हैं। एलिसिया जोर से गिरती है लेकिन तुरंत उठ भी जाती है और ये साफ दिखाता है कि वो काफी संघर्ष कर रही है। तब वो आदमी कहता है कि वो उसके लिए नहीं आया है बल्कि लूना के लिए आया है और अगर एलिसिया चाहे तो पीछे जा सकती है। लेकिन एलिसिया पीछे हटने से साफ इनकार कर देती है और वो अपनी अगली चाल के बारे में सोचती है कि अगर ये काम नहीं किया तो उसे अपने स्ट्रीम स्प्लिटर टेक्निक का सहारा लेना होगा। उसकी आंखें सफेद हो जाती है और वो तलवार खींचती है और उस पर चार्ज करती है। फिर वो अपना राइजिंग ड्रैगन टेक्निक यूज करती है, लेकिन ठीक उसके गला काटने से पहले क्लेन उसके ब्लड को मैनिपुलेट करके उसे रोक देता है। वो उसके चेहरे पर मुक्का मारता और कहता है कि ये सब बंद करो। फिर वो समझाता है कि शायद ये आदमी गलतफहमी के चलते उन पर हमला कर बैठा है। वो दिखाता है कि अगर उसने उसे ना रोका होता तो उस किक से उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाते। तब वो आदमी बताता है कि उसने हमला इसीलिए किया क्योंकि उसे नूरू से वेस्टर्न ट्रोल की गंध आई थी, लेकिन नूरू बताती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसे उस ट्रोल मॉन्स्टर ने निगल लिया था। इसके अलावा उसे बताया गया था कि उनके साथ एक छोटा आदमी भी है जो उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करता है। गुफा में उसने मॉन्स्टर की लाश देखी थी और उसके हाथ पांव फटे हुए थे और साफ तौर पर कहे तो क्लेन ही वो छोटा आदमी था, इसीलिए उसने मान लिया कि वही ट्रोल को कंट्रोल और किल करने वाला है। क्लेन उसकी बातों को सुनता है लेकिन कोई साफ जवाब नहीं देता, बल्कि वो नूरू को ऑर्डर देता है कि वो लूना को लेकर गांव के एंट्रेंस पर इंतजार करे। उसके चले जाने के बाद क्लेन एलिसिया से कहता है कि ये आदमी एक डार्क बीस्ट है, लेकिन वो किसी पावरफुल इल्यूजन के तहत है जिससे क्लेन भी उसका असली रूप नहीं देख पा रहा, और ऐसा इल्यूजन सिर्फ एक ही प्राणी कर सकता है जो है द ज़ेफियर ऑफ फैंटेज्म। यह सुनकर वो आदमी चौंक जाता और पूछता है कि क्लेन ये सब कैसे जानता है। क्लेन खुद को डार्क बीस्ट का लॉर्ड बताता है जो इंसानी रूप में है। यह सुनकर वो आदमी समझ जाता है कि उनके गोल से एक जैसे हैं। फिर वो अपना असली रूप दिखाता और एक बड़े से फैल्कन में बदल जाता है जिसकी आंखें सफेद चमक रही थी, जिसका नाम गार्ड था और वो लॉर्ड ज़ेफियर का सेवक था जो वेस्ट के डार्क बीस्ट का लॉर्ड है। गार्ड क्लेन से कहता है कि वो भी डार्क बीस्ट होने के सबूत दिखाए। क्लेन अपने पूरे शरीर को बदलने की झंझट नहीं करता और सिर्फ अपनी पूंछ दिखाता है, और इतना गार्ड के लिए काफी था और वो दोबारा इंसानी रूप में आ जाता है। एलिसिया यहाँ पर बहुत डर जाती है और उसे एहसास होता है कि दो डार्क बीस्ट इंसानों की तरह बात कर रहे हैं। वो सोचने लगती है कि क्या क्लेविटस के अलावा भी और भी डार्क बीस्ट हैं, तो इसका मतलब हीरोज की सारी लड़ाइयों का कोई मतलब नहीं था। क्लेन उसके मन को भांप लेता और कहता है कि शांत हो जाओ, क्योंकि ऐसे डार्क बीस्ट बहुत कम हैं जो इंसानी रूप और भाषा का इस्तेमाल कर सके, और वैसे भी उन्हें इंसानों के मामलों में दखल देना पसंद नहीं। वो इंसानों को बहुत नीचा समझते हैं, और यही वजह है कि गार्ड ये एक्सप्लेनेशन चाहता है कि क्लेन एक हीरो जैसे एलिसिया के साथ क्यों है, क्योंकि आखिर हीरोज उनके दुश्मन हैं। क्लेन बताता है कि एलिसिया हीरो जरूर है लेकिन अभी उसकी सर्वेंट है, उस पर स्पेल लगी है जिससे वो उसकी ऑर्डर मानेगी। वो बस उसे इंसानों की दुनिया को समझने के लिए गाइड बना रहा है। गार्ड उसकी बातों से सहमत होता है, लेकिन क्लेन को वो वार्निंग देता है कि अगर उसने उसके रास्ते में बाधा डाली तो वो उसकी सर्वेंट को मार देगा। क्लेन जवाब देता है कि वो कोशिश कर सकता है लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगा। फिर क्लेन अपनी बारी पर सवाल पूछता है कि उसने सुना था कि गार्ड का मास्टर पूरी मानव जाति को मिटाने का सोच रहा है,
लेकिन क्लेन जानता है कि जेफियर ऐसा है जिसे इंसानों को देखना मजेदार लगता है। गार्ड बताता है कि सब 3 दिन पहले शुरू हुआ। जब वो वेस्ट जंगल से उड़ रहा था तो उसने डार्क बीस्ट का एक झुंड देखा, लेकिन उनमें से एक झुंड अचानक ही कहीं गायब हो गया। और ये 9वीं बार था जब कोई डार्क बीस्ट यंगलिंग गायब हुआ था, क्योंकि ज्यादातर यंगलिंग्स बोल नहीं सकते और अक्सर खा लिए जाते हैं, तो शायद जितने वो गिन पाया शायद उससे कहीं ज्यादा गायब हुए हैं। गार्ड को लगता है कि उसके पीछे इंसान का हाथ है और लॉर्ड जेफियर ने भी यही निष्कर्ष निकाला और उसे जांच के लिए इंसानी दुनिया में भेजा है, और अगर जरूरत हुई तो पूरी मानव जाति मिटा दी जाएगी। क्लेन को हैरानी होती है कि जेफियर ने यह निष्कर्ष उसके मास्टर से भी पहले निकाल लिया, लेकिन क्लेन को बराबर शक है कि इंसान डार्क बीस्ट के अलावा और भी बहुत कुछ ले रहे हैं। उसे कर्म से हुई बातचीत याद आती है जब उसने जाना कि गांव की औरतों को जन्म देने की इजाजत नहीं है, और अगर कोई जन्म देता है तो चोगा पहने लोग आते और बच्चे खरीद लेते हैं। वो कहते थे कि उन बच्चों में कोई टैलेंट असाइन है। उस औरत ने मास्टर ब्रोको को भी उनके साथ देखा था। वहाँ जन्म देना कानून के खिलाफ था और अगर बच्चा हो भी गया तो मुर्गियों के दाम पर बेच दिया जाता था। क्लेन सोचता है कि अगर कोई इंसानी बच्चों को खरीद रहा है और डार्क बीस्ट यंगलिंग का अपहरण कर रहा है तो ये कोई संयोग नहीं है, जरूर ये ब्रोको से जुड़े हो सकते हैं। और उसी समय ब्रोको के पास एक पेट ट्रोल भी था। क्लेन को लगता है कि जिस टैलेंट की बात हुई थी उसमें गहरी मैजिक है। वो अलीसिया से पूछता है कि उसे कुछ अंदाजा है इसके बारे में, लेकिन अलीसिया कहती है कि वो मैजिक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। फिर भी उसे लगता है कि इसके पीछे जरूर विजार्ड्स का हाथ है, वही लोग जिन्होंने बैटलफील्ड पर जंग का तरीका बदला था। विजार्ड ही कुछ साल पहले सामने आए और सबसे पहले बैटलफील्ड पर मैजिक लाए। जनरल ड्रेल, जो कि एक ड्रैगन स्लेयर था और जिसने अलीसिया के पिता को मारा था। जनरल ड्रेल ने ईस्ट हाई गेट की आर्मी के खिलाफ मोर्चा लिया, जिसे रॉड रॉय लीड कर रहा था। रॉड को रिपोर्ट मिली कि उसकी एडवांस फोर्सेस अब खत्म हो चुकी है। दुश्मन के खिलाफ टिकने के लिए 50,000 आदमी चाहिए थे, लेकिन उसके पास मुश्किल से 6,000 ही थे। फिर भी रॉड हार मानने वाला नहीं था। उसका मानना था कि अगर वो लिन साइड से वेस्ट गेट में घुसकर गेट बंद कर दे तो 6,000 आदमी भी बराबरी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हेडेन का सहयोग चाहिए था। उसने मैसेंजर भेजे थे लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अंदर की स्थिति बहुत ही भयावह थी। अफवाह थी कि क्लेविटेस ने कासल को नष्ट कर दिया है, और अगर ये सच था तो जनरल ड्रिल शाही फौज के पीछे खड़ा था और उसके बिना कोई रेजेलिया बन नहीं सकती। माइकल को चिंता होती है कि अगर वो फौज पर कब्जा कर ले तो चाहे जितना चाहे रेजेलिया बना पाएंगे। रॉड समझाता है कि हेडेन की फौज सबसे पुराना मैजिकल आर्टिफैक्ट है और अगर रिसर्चर ने इसे पढ़ लिया तो इसके सीक्रेट हर राष्ट्र का विनाश कर सकते हैं। तभी एक मैसेंजर घोड़े पर आता है और रॉड को बताता है कि ईस्ट गेट खुल चुका है। वहाँ ड्रेल माइनार्ड से मिलता है, जिसकी सुनहरी आंखें होती है। माइनार्ड कहता है कि उसने हेडेन के राजा की मौत की कंफर्मेशन की है, लेकिन प्रॉब्लम है राजा का 6 महीने का बेटा जिसके शरीर में शाही खून है, और यह अफवाह है कि उसके काले बालों वाले लड़के ने ले लिया है और वो लापता है। और ये कहना अभी मुश्किल है कि वो जिंदा है या मर गया, लेकिन रेवन बर्ड्स ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने एक हिडन बच्चे को पाया है और उसके बालों का रंग उसी बच्चे जैसा है। जनरल ड्रेल ये सुनकर माइनार्ड को ऑर्डर देता है कि वो जांच को शुरू करे और हाइडेन पहुंचने तक वो बच्चा उसके पास लाए। अगली सुबह क्लेन और नूरू जंगल के किनारे साथ में बैठे दिखाई देते हैं। क्लेन को अभी अभी एक अजीब सा काला लिक्विड दिया गया था और वो थोड़ी शक की नजर से देख रहा था, लेकिन नूरू उसे समझाती है कि ये तो बस कॉफी है। वो बताती है कि कॉफी बनाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बीन्स सेलेडा नाम की जगह से लाने पड़ते हैं जो समुद्र के पूर्वी हिस्से पर है। नूरू ये भी कहती है कि उसने उसके कप में बहुत सारा शुगर डाला है ताकि उसका मूड थोड़ा बेहतर हो सके। क्लेन एक सिप लेने जाता है लेकिन उसकी लिप्स तुरंत ही जल जाती है क्योंकि कॉफी बहुत हॉट थी। झुंझलाकर उसे एहसास होता है कि वो कभी भी हॉट चीजें नहीं पी सकता क्योंकि उसकी ह्यूमन टंग बहुत पतली है। यहाँ पर लूना भी एक सिप लेना चाहता है लेकिन क्लेन कप को खींच लेता और उसे चेतावनी देता है कि वो अपनी टंग जला लेगा। इस बात को छोड़कर नूरू क्लेन से पूछती है कि गार्ड कहाँ पर गया, क्योंकि उसने उसे काफी समय से देखा नहीं। क्लेन बताता है कि वो अपने किंगडम लौट गया है ताकि उसने मैजिक और विजार्ड के बारे में जो कुछ भी सीखा है वो उसकी रिपोर्ट कर सके। क्लेन उसे आश्वासन देता है कि चिंता मत करो, अब गार्ड उस पर शक नहीं करता। कुछ देर के बाद कॉफी जब ठंडी हो जाती है तो क्लेन एक सिप लेता और काफी इम्प्रेस भी होता है कि उसका टेस्ट कितना अच्छा है। तभी एलिसिया अंदर आती है और दोनों को बताती है कि उसने टाउन के मर्चेंट से बात की है। जैसा उसने सोचा था वैसा ही निकला। हेडेन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वो एक मैप खोलकर बताती है कि पड़ोसी देश बोलेट ने बॉर्डर तोड़कर इन्वेजन कर दिया है। हेडेन अपनी पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन उनका किंग अब मर चुका है और कैपिटल भी तबाह हो गया है। एलिसिया को नहीं लगता कि अब उन्हें रोका जा सकेगा क्योंकि लिन ने उन्हें पहले बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रहा। क्लेन काफी हैरान होता है कि लिन उन्हें रोकना क्यों चाहता था। यह सुनकर एलिसिया बताती है कि बोलेट के बीच में वर्षों से वार चल रहा है लेकिन मैजिक के मामले में लिन हमेशा कमजोर रहा है और इसी वजह से वो हेडेन की फौज को बोलेट के हाथों में नहीं जाने देना चाहता था। मगर सच तो यह है कि अगर हेडेन के पास अभी तक फौज होता तो भी उनके पास उसका इस्तेमाल करने का नॉलेज नहीं होता
क्योंकि उनका किंग अब मारा जा चुका है। हेडन में कभी भी विजार्ड नहीं रहे क्योंकि हेडन के राजा ने अपने बॉर्डर्स में मैजिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन कर दिया था। नूरू एलिसिया को भी कॉफी ऑफर करती है। एलिसिया कप में देखती है और हैरान रह जाती है कि ये असल में कॉफी है। उसका रिएक्शन देखकर क्लेन अंदाजा लगा लेता है कि उसने पहले कभी कॉफी टेस्ट नहीं की है। वो छेड़ते हुए कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है क्योंकि वो एक रूरल विलेज में पली बड़ी है। एलिसिया सिप लेती है और उसे सरप्राइजिंगली वो काफी अच्छा भी लगता है। वो नूरू को इसके लिए धन्यवाद भी देती है। अब लूना के खाने का टाइम हो चुका था तो नूरू उसे एक दूसरी जगह ले जाती है ताकि एलिसिया और क्लेन जब तक प्लान पर चर्चा करे तो वो डिस्टर्ब ना हो। जाते हुए एलिसिया ये कमेंट करती है कि नूरू बहुत ही वंडरफुल लड़की है और बहुत ही अच्छी भी है। उसे देखकर एलिसिया का दिल खुश हो जाता है। क्लेन नोटिस करता है कि एलिसिया नूरू को थोड़ा ज्यादा देर तक घूर रही है तो वो उसे याद दिलाता है कि वो दोनों औरतें हैं। एलिसिया ये सुनकर तुरंत ही लाल हो जाती है और डिफेंड करते हुए कहती है कि उसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और क्लेन से कहती है कि पहली बार उसे लगता है कि वो कुछ हीरोइक कर रही है और रियल में वो किसी के मुस्कुराने की वजह बन रही है। वो क्लेन पर चिल्लाकर कहती है कि उसका मोमेंट खराब ना करे। फिर खुद को संभालते हुए वो वापस सीरियस होकर पूछती है कि ग्राउंड पर जो हालात है उसके बारे में उन्हें क्या करना चाहिए। एलिसिया उसे याद दिलाती है कि क्लेन का प्लान लूना को किंग बनाने की है, लेकिन वार्निंग देती है कि ये सिर्फ समय की बात है कि पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। क्लेन कहता है कि भले ही हाइडन पर बोलेट का कब्जा हो जाए इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो पूछता है कि एलिसिया इतनी चिंतित क्यों है। एलिसिया समझाती है कि अगर बोलेट राज्य ने हेडेन पर कब्जा कर लिया तो लूना कभी राजा नहीं बन पाएगा क्योंकि वो हेडेन से है। क्लेन ये सुनकर मान लेता है कि ये सचमुच एक प्रॉब्लम होगी। एलिसिया आगे बताती है कि और भी बड़ा खतरा ये है कि अगर लूना पकड़ा गया तो प्योर ब्लडेड हेडेन बच्चे बेहद रेयर होते हैं और लूना को देखकर साफ लगता है कि उसमें रॉयल ब्लड है। और अगर हेडेन राज्य हार गया तो लूना इंसानों की दुनिया में अपनी जगह खो देगा। हेडेन की रॉयल ब्लड लाइन में अर्नासाइड और रिफाइन करने का सीक्रेट होता है और ये ऑब्वियस है कि बोलेट उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। एलिसिया पूरी कॉन्फिडेंस से कहती है कि सिर्फ एक आदमी ऐसा है जो पूरी आर्मी को कमांड कर सकता है और वो है ड्रेल द ड्रैगन स्लेयर। वो बताती है कि उसका पिता कई सालों से रिटायर्ड होकर छिपकर रह रहा था लेकिन ड्रेल ने उसे ढूंढकर मार डाला। वो अब भी वो ट्रॉमेटिक पल ऐसे याद कर सकती है जैसे कल की ही बात हो। तब वो अपने पिता के पास खड़ी थी जब ड्रेल ने तलवार खींची और आखिरी वार किया था। काम खत्म होते ही ड्रेल का एलिसिया से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, इसीलिए वो सीधा चला गया। एलिसिया लगभग उस पर अटैक करने ही वाली थी लेकिन उसके पिता ने अपनी आखिरी ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वार्निंग दी कि ड्रेल से मत लड़ना वरना वो मारी जाएगी। उसके आखिरी वर्ड्स थे कि एक दिन वो खुद एक महान हीरो बनेगी। ये कहकर वो जमीन पर गिर पड़ा और वहीं पर उसकी मौत हो गई और एलिसिया बस देखती रही, कुछ कर नहीं सकी। यहाँ पर एलिसिया क्लेन से कहती है कि अगर वो सचमुच में चाहता है कि लूना इंसानों की दुनिया में जिए तो उसे बुलेट आर्मी को खदेड़ना होगा और हेडेन की रक्षा करनी होगी। क्लेन सुनकर कहता है कि ये सचमुच गले की हड्डी है क्योंकि उसे उस चीज को बचाना होगा जिसे उसने पहले ही नष्ट करने का फैसला किया था। अब चूंकि क्लेन निकलने की तैयारी करता है तो एलिसिया भी साथ जाना चाहती थी लेकिन वो उसे रोकता है और कहता है कि वो पीछे रहकर लूना और नूरू की रक्षा करे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो नहीं चाहता कि कोई ये जाने कि एक लॉर्ड ऑफ डार्क बीस्ट एक ह्यूमन के साथ काम कर रहा है। इसकी वजह से उसकी रेपुटेशन खतरे में पड़ सकती थी, इसीलिए अगर वो बाहर जाता है तो उसे एक ठोस रीजन चाहिए होगा। क्लेन सोचता है कि अगर ड्रेल और बाकी विजार्ड मिलकर डार्क बीस्ट के बच्चों की किडनैपिंग कर रहे हैं तो उसे उससे लड़ने का पूरा हक है और इसी बहाने वो ये भी टेस्ट कर सकेगा कि विजार्ड असल में कितने पावरफुल हैं। वो ये भी जानता है कि एलिसिया अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए काफी बेताब है लेकिन क्लेन उसे चिल रहने को कहता है क्योंकि उसका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। आखिरकार उसने अपने पिता से वादा किया था कि किसी भी हाल में ड्रेल से नहीं लड़ेगी और सच तो ये है कि मरने से पहले उसके पिता ने कहा था कि वार हीरो के रास्ते के खिलाफ है, लेकिन गहराई से एलिसिया खुद को हीरो कहलाने के लायक भी नहीं समझती थी। वो खुद को बस एक चलती फिरती लाश मानती है जो डार्क एनर्जी की वजह से जिंदा है, इसलिए उसे लगता है कि अपने पिता का बदला लेना रिजनेबल है। मगर क्लेन उससे एक सिंपल सवाल करता है, क्या ये तुम्हारे हाथ में है तय करना कि तुम हीरो हो या नहीं? क्लेन का मानना होता है कि सिर्फ तलवार उठाना या डार्क बीस्ट को मार देना किसी को हीरो नहीं बनाता। फिर वो एलिसिया से पूछता है कि उसने हीरो बनने का फैसला क्यों किया था। एलिसिया समझाती है कि उसने हीरो इसीलिए बनना चाहा क्योंकि वो दुनिया को बड़ा और बेहतर बनाना चाहती थी। क्लेन ये सुनकर कहता है कि जिस दिन से तुम नूरू से मिली हो तुम्हारी दुनिया पहले से ही बड़ी और बेहतर हो चुकी है। एलिसिया ये सुनकर क्लेन को हैरानी से देखती रह जाती है। उसने कभी एलिसिया से हीरो बनना बंद करने को नहीं कहा था, लेकिन अगर वो अब तक किए गए सब कुछ के बाद हार मानना चाहती है तो क्लेन को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर क्लेन मुड़कर जंगल की ओर ड्रेल और विजार्ड का सामना करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उससे पहले एलिसिया उसे सावधान रहने को कहती है। क्लेन उसकी ओर देखता और अपने हॉर्न को जलाते हुए कहता है कि वो बिल्कुल फाइन रहेगा।
क्लेन ट्रांसफॉर्म होकर उड़ान भरता है और इतना शक्तिशाली झोंका पैदा करता है कि लगभग लूना उड़ ही जाता है, लेकिन नूरू उसे पकड़ लेती है। वो एलिसिया से पूछती है कि क्लेन कहाँ पर गया, और एलिसिया जवाब देती है कि चाहे वो चाहे या नहीं, वो जल्द लौट आएगा। इसी बीच हेडन की हालत और भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि उनका दूसरा फोर्ट्रेस भी ड्रेल और उसकी आर्मी ने तबाह कर दिया था। रॉड दूर से ये सब देखता और शॉक में हो जाता है कि दूसरी फोर्ट्रेस की दीवारें इतनी आसानी से गिर गई। माइकल उससे पूछता है कि अब उनका अगला कदम क्या होगा, लेकिन रॉड कुछ भी कहता नहीं और घोड़े पर आगे बढ़ जाता है। माइकल उसके पीछे चलता और बताता है कि ड्रेल की आर्मी बॉर्डर पार कर चुकी है बिना किसी अनुमति के, और जिस स्पीड से वो आगे बढ़ रहे हैं हेडन में रीइंफोर्समेंट पहुंचने से पहले ही गिर जाएगा। लेकिन रॉड कहता है कि हालात चाहे जैसे हों, उन्हें कोशिश करनी ही होगी। वो उन्हें एक रिवर क्रॉसिंग दिखाता और प्लान बताता है कि वहीं पर दुश्मन को काटेंगे। उसी समय एलिसिया और नूरू डिजर्टेड टाउन से गुजर रही होती है। उसी समय वो देखती है कि सर्वाइविंग बैंडिट्स में से एक को टाउन के लोग बुरी तरह से पीट रहे हैं। नूरू यहाँ पर तुरंत ही एलिसिया से लिपट जाती है, क्योंकि उसे अपने पास्ट के ट्रॉमा याद आ जाते हैं। वो दोनों डिसाइड करती है कि पास की गली से निकल जाएं ताकि ध्यान ना खींचे। उसी दिन टाउन के लोगों ने 9 बैंडिट्स को फांसी पर चढ़ा दिया था। इससे रूमर्स फैलने लगे कि शायद एल्बा सैफ्ट में जायंट ऑक्टोपस की कहानी सच थी, और चूंकि क्लेविटस ने हेडन पर हमला किया है और बोलेट आर्मी भी आगे बढ़ रही है, हालात बहुत खराब हो रहे हैं, फिर भी चाहे जो हो, उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी टाउन की रक्षा करना था। वो तय करते हैं कि सबसे बूढ़े से लेकर सबसे छोटे तक जो भी हथियार उठा सकता है उसे आर्म किया जाएगा। इसी बीच एक होटल के सामने एलिसिया देखती है कि टाउन के लोग बेहद ही चिंतित हैं। वो नूरू से कहती है कि पब्लिक में उसे सिर्फ नाम से बुलाए, हीरो कहकर नहीं। फिलहाल उसकी स्टेटस छिपी रहनी चाहिए। फिर वो एक होटल में प्रवेश करते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं 2 आदमी एलिसिया से सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। तभी उनकी माँ आती है और उन्हें चुप कराती है कि वो बच्चे को नॉइज से डिस्टर्ब कर देंगे। उन दोनों बेवकूफों का नाम फिल और पीट होता है। उनकी माँ उन पर बरस पड़ती है कि वो कस्टमर्स के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि एलिसिया सस्पिशियस लग रही है क्योंकि उसकी एक आंख पर आई पैच है और उसके पास तलवार भी है। वो लेडी अपना नाम कारी बताती है और कहती है कि वो इस होटल की ऑनर है। लूना को देखकर कारी तुरंत ही पहचान जाती है कि वो प्योर ब्लडेड हेडन है, क्योंकि उसके हल्के गुलाबी बाल और नुकीले कान थे। वो पूछती है कि वो लोग क्या चाहते हैं। एलिसिया तुरंत कहती है कि वो और नीरू गार्ड्स हैं और एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति की सेवा कर रही है और इस वक्त उस बच्चे की रक्षा कर रही है। कारी उनकी बात मान लेती है, ये मानकर कि वो इम्पोर्टेंट व्यक्ति शायद हेडन से भागा होगा। कारी को उनकी असलियत से कोई मतलब नहीं था, वो बस चाहती थी कि वो उसके होटल में पैसे खर्च करे। एलिसिया कहती है कि उसे एक ऐसा रूम चाहिए जिसमें बच्चे के लिए सेफ बेड हो और साथ ही कुछ खाना भी। कारी बताती है कि पेमेंट आमतौर पर एडवांस में होती है और 2 रातों का मिनिमम स्टे है और प्रति रात 2 सिल्वर कॉइन लगेंगे। एलिसिया उसे 4 सिल्वर कॉइन देती है और पेमेंट हो जाने पर कारी उन्हें ऊपर रूम का रास्ता दिखाती है। ऊपर जाने से पहले वो अपने दोनों बेटों से कहती है कि वो नूरू का सामान उठा ले, लेकिन नूरू कहती है कि वो खुद उठा सकती है। फिर भी वो इंसिस्ट करते हैं, तो जैसे ही नूरू सामान छोड़ती है उनमें से एक उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वेट इतना हेवी था कि उसके हाथ से ऑलमोस्ट छूट जाता है। आखिरकार फिल और पीट सामान लेकर रूम तक पहुंचते हैं और एलिसिया को सजावट भी काफी पसंद आती है। जाते समय कारी कहती है कि अगर कुछ चाहिए होगा तो वो उसे बुला सकते हैं। एलिसिया और नूरू लूना को बेड पर सुला देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि माइनार्ड इंसेक्ट मिनियन की आंखों से उन्हें देख रहा है। लूना का लोकेशन कंफर्म होते ही वो कीड़ा एक स्वाम भेजता है ताकि बच्चे को कैप्चर कर सके। इसी बीच एलिसिया खिड़की के पास खड़ी होकर सोचती है कि शायद क्लेविटास बैटलफील्ड तक पहुंच गया होगा। वो जाकर लूना को चेक करती है और नूरू से पूछती है कि क्या वो अब भी सो रहा है। नूरू कहती है कि वो जल्दी जाग जाएगा। एलिसिया की आंखें खुशी से चमक उठती है जब उसे दिखता है कि लूना का पहला टूथ निकल आया है। उसी समय कारी कमरे में आती है और बताती है कि उनका खाना नीचे तैयार है। एलिसिया बाहर निकलती है और कारी उसे खाना लेने का रास्ता दिखाती है। जाते हुए वो कुछ ड्रंक लोगों को बात करते हुए सुनती है कि हेडन के राजा क्लेविटेस को मारने में नाकाम रहे और खुद मारे गए। लोग कहते हैं कि हीरोज ने राजा की मौत रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। उनका मानना है कि आजकल लोग सिर्फ इसीलिए हीरो बनना चाहते हैं क्योंकि वो किंग की रेजेलिया को पाना चाहते हैं। एलिसिया जब खाना लेने जाती है तो लोगों की हर बात उसकी कानों में गूंजती है। हर इंसल्ट उसकी आत्मा को चीर देता है, लेकिन उसके पास सहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अचानक ही वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो वहां पर एक डार्क बीस्ट की प्रेजेंस को महसूस करती है। तभी एक लाल गोला खिड़की के अंदर उड़कर आता है। सभी पैनिक में आ जाते हैं। पीट उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत पीछे फेंक दिया जाता है क्योंकि वो गोला एक बड़ा सा सेंटीपीडे में ट्रांसफॉर्म हो गया था। तभी माइनार्ड दरवाजे पर दिखाई देता है
और बताता है कि ये कीड़े डार्क बीस्ट की लैंड से आए हैं। वो सबको वार्निंग देता है कि ज्यादा मूव मत करो वरना क्रिएचर उन पर अटैक कर देगा, चाहे उसके कमांड कुछ भी हो। एलिसिया तुरंत ही हालात की सीरियसनेस को समझ जाती है और तुरंत ही अपनी तलवार पकड़ने जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसने वो अपने कमरे में छोड़ दी है। तभी डर से भरे कस्टमर्स में से एक पैनिक होकर खिड़की से कूद जाता है। बाहर पहुंचते ही वो तुरंत कीड़ों की भीड़ के हाथों फंस गया था। बाहर हजारों कीड़े उसका इंतजार कर रहे थे। वो आदमी हवा में उठा लिया जाता और स्वार्म उसे आधी रात का स्नैक बनाकर निगल जाते हैं। माइनार्ड लापरवाही से सबको स्वार्म के बारे में बता देता है ताकि अगर कोई और भी भागने की सोच रहा हो तो वो भी जान ले। वो ये भी बता देता है कि उसने बग्स को पूरे टाउन को घेरने का ऑर्डर दिया है ताकि कोई बाहर ना निकल सके। फिर माइनार्ड याद करता है कि उसने अपना सही परिचय तो दिया ही नहीं। वो झुककर बताता है कि वो जनरल ड्रेल की आर्मी का सबसे ऊंचा विजार्ड है और उसका यहाँ पर इस तरह आने का मेन रीजन ये देखने का है कि यहाँ पर कोई प्योर ब्लडेड हेडन बेबी है या नहीं। हालात और भी बिगड़ जाते हैं जब एलिसिया और नूरू की चीख और उसके बाद लूना के रोने की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि ड्रेल की एक और विजार्ड निया पहले ही वहां पर पहुंच चुकी थी। उसके ऑर्डर्स थे कि किसी भी हाल में लूना को पकड़ना है। नूरू अभी भी निया के मैजिक से दीवार पर चिपकी होती है और सोचती है कि आखिर निया दूसरी ऊपर मंजिल तक कैसे आई। निया आराम से बताती है कि उसने अपनी मैजिक एक्स का इस्तेमाल करके उड़कर यहाँ पर एंटर किया है। वो समझाती है कि उसकी पावर ग्रेविटी को कंट्रोल करने और आयरन से बने किसी भी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल करने की है। इसे साबित करने के लिए वो अपनी एक्स का हैंडल पकड़ती है और रिपेलिंग मैजिक का उपयोग करके छत तक उड़ जाती है। फिर नीचे गिरकर कहती है कि ये शक्ति उसे एक मिस्टिक टर्टल से मिली थी जिसके पास आयरन सेल था और जो ईस्ट में रहता है। अगर उस पर स्टील स्वॉर्ड से वार करो तो ब्लेड उसके सेल से चिपक जाएगा और कभी नहीं निकलेगा, और अगर स्टोन स्पीयर से हमला करो तो आयरन सेल उसे दूर धकेल देगा। और उस टर्टल से लड़ना एक असली नाइटमेयर है। निया फिर लूना के सामने आती है और एक चीज निकालती है जो देखने में हार्मलेस कैंडी लग रही थी, लेकिन वो बताती है कि ये असल में मिस्टिक मेडिसिन है जो किसी पर्सन के टैलेंट को रिवील कर देती है। अगर किसी में मैजिक टैलेंट है तो उसकी आंखें एक अलग कलर में बदल जाएगी, लेकिन अगर नहीं है तो वो खून उगलते हुए मारा जाएगा। वो जबरदस्ती इसे लूना के मुंह में डालने की कोशिश करती है, लेकिन लूना रेजिस्ट करता है। निया उसे कहती है कि इतना मत लड़ो क्योंकि दर्द ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, लेकिन इस पिल का मतलब था कि लूना तभी बचेगा जब उसकी नसों में रॉयल ब्लड पाया जाएगा, वरना उसकी मौत तय है। यह हॉरिफिक नजारा देखकर नूरू जोर से चीखती है जिससे एलिसिया का ध्यान तुरंत ही ऊपर की ओर जाता है। वो भागकर ऊपर जाने लगती है, लेकिन माइनार्ड उसका रास्ता ब्लॉक कर देता और अपना सेंटीपीडे भेजता है। माइनार्ड को नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन चूंकि वो हेडन बेबी की रक्षा कर रही थी इसीलिए वो तय करता है कि वो उसे मारेगा। उधर निया अभी भी लूना के मुंह में पिल डालने की कोशिश कर रही थी। नूरू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन निया कहती है कि ये बेकार है क्योंकि उसका आयरन बहुत ही मजबूत है। लेकिन नूरू यहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और वो आयरन रेस्ट्रेंट को तोड़कर उन्हें दीवार के आर पार फेंक देती है। माइनार्ड ऊपर से लाउड क्रैश की आवाज सुनता और सोचता है कि ये सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। इधर माइनार्ड देखता है कि एलिसिया अब वो सेंटीपीडे के ऊपर खड़ी है। उसके हॉर्न को पकड़कर वो कहती है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। माइनार्ड मुस्कुराता और कहता है कि अब चीजें इंटरेस्टिंग होने लगी है। एलिसिया तेजी से सेंटीपीडे को एक पावरफुल किक मारती है जिससे वो क्रैश होकर गिर जाता है और ये सिंगल स्ट्राइक देखकर माइनार्ड तुरंत ही पहचान जाता है कि वो एक हीरो है। एलिसिया दौड़कर नूरू के पास पहुंचती है, लेकिन तब तक निया जमीन पर बेहोश पड़ी थी और लूना सेफ था। दीवार पर एक बड़ा होल बन चुका था। एलिसिया पूछती है कि क्या निया ने ये होल बनाया, लेकिन नूरू समझाती है कि उसने तो बस बेड फ्रेम्स को जितना हो सके उतना जोर से धक्का दिया था और अगले ही पल सब ऐसा हो गया। एलिसिया ये सुनकर शॉक में पड़ जाती है कि नूरू ने इतनी बड़ी दीवार तोड़ दी। वो तुरंत ही कहती है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। इतने सारे मेजेज लूना के पीछे पड़े हैं, इसीलिए क्लेन के वापस आने तक उन्हें लूना को किसी तरह बचाना होगा। एलिसिया कहती है कि अपने बिलोंगिंग्स को भूल जाओ, उसे बस अपनी स्वॉर्ड चाहिए। जैसे ही वो स्वॉर्ड को उठाती है कई सारे बग्स उन्हें घेर लेते हैं। एलिसिया नूरू को कहती है कि घबराओ मत, मैं संभाल लूंगी, लेकिन निकलने के लिए वो नूरू से कहती है कि उस पर भरोसा करे और उसके साथ जंप करे। नूरू के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो जंप कर जाती है। गिरते हुए एलिसिया अपने स्वॉर्ड निकालती और आसपास के सभी बग्स को काट डालती है। उसके बाद वो एली से भागते हैं और बाकी बग्स उनका पीछा करते हैं। निया होश में आती है और वो चाहती है कि वो भाग ना पाए। आखिरी कोशिश के तौर पर वो अपने मैजिक एक्स उनकी ओर फेंकती है, लेकिन वो एक बग को लगती है और वो समझ जाती है कि वो अकेले इन बग से नहीं निकल सकती। इसीलिए वो तय करती है कि माइनार्ड की मदद लेनी होगी। फिर भी निया ये सोचने से रुक नहीं पाती कि आखिर नूरू आयरन बेड बैरियर को अपने नंगे हाथों से कैसे तोड़ पाई। इसी बीच एलिसिया मानती है कि बग्स उनका
उनका पीछा ज्यादा दूर तक नहीं करेंगे, क्योंकि शायद उन्हें सिर्फ होटल को घेरने का ही ऑर्डर दिया गया था। ये सोचकर वो टाउन से बाहर निकलने की उम्मीद में फॉरेस्ट की ओर भागती है, लेकिन वो हैरान होकर रुक जाती है जब सामने बग्स की एक बड़ी दीवार खड़ी मिलती है। अलिसिया मानती है कि वो गलत थी जो सोचा कि भागना इतना आसान होगा। वो ड्रैगन फ्लाई टेक्निक बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, इसीलिए सबको मार पाना मुमकिन नहीं था। इस स्थिति में नूरू पूछती है कि अब क्या करे। अलिसिया कहती है कि अब सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हमें छिपना होगा। लूना की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वो तय करती है कि उसे ऐसे स्थान पर छिपाएगी जहां बग्स ना पहुंच सके। वो स्वाम की उल्टी दिशा में दौड़ जाती है। उधर होटल में निया नीचे आती है और मायनाड से माफी मांगती है कि वो उन्हें पकड़ नहीं पाई। मायनाड पूछता है कि क्या उसने कम से कम लूना की मैजिक पावर टेस्ट की, लेकिन निया बताती है कि वो नहीं कर पाई क्योंकि उसे एक इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ वाली औरत ने रोक दिया था। मायनाड पूरी गलती निया पर नहीं डालता, वो मानता है कि उसने भी उन्हें अंडर एस्टिमेट किया। वो अलिसिया को पहचान लेता है। वो 13 ग्रेट हीरोज में से एक है। उसे यहाँ तक याद है कि वो मौजूद था जब जनरल ड्रेल ने उसके पिता से लड़ाई करके उसे मार दिया था, इसीलिए उसे पूरा यकीन है। हॉस्टेज ये सुनकर शॉक में पड़ जाते हैं कि उनके बीच में एक हीरो रह रही थी। मायनाड इससे बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अगर अलिसिया सच में हीरो है तो ये मुमकिन नहीं कि वो बस एक नॉर्मल बेबी के साथ ट्रैवल कर रही हो। इसका मतलब है आज जो बेबी उन्होंने देखा वो हेड एंड ब्लड वाला बच्चा था। मायनाड जोरदार पागलपन भरी हंसी हंसने लगता है और कहता है कि उन्हें टॉर्चर करना बहुत मजेदार होगा। सब लोग यहाँ तक कि निया भी उसे कंफ्यूजन में घूरते हैं। कुछ देर के बाद मायनाड शांत होता है और घोषणा करता है कि वो पूरे टाउन के लोगों को मेन स्क्वायर में इकट्ठा करे। जल्दी सभी लोग बाहर आ जाते हैं और सिटीजन सवालों से भरे होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि बुलेट सोल्जर्स ने सबको इकट्ठा क्यों किया है। वो मायनाड को बताते हैं कि यहाँ सिर्फ 4 सोल्जर हैं, जबकि उनके पास पूरा टाउन डिस्ट्रिक्ट है और अगर लड़ाई हुई तो वो जरूर रजिस्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी एक्शन से पहले वो जानना चाहते हैं कि मायनाड की असली प्लान उनके देश के लिए क्या है। मायनाड को ये सुनकर बड़ा मजा आता है कि वो अभी भी इतने बोल्ड हैं। फिर भी वो तय करता है कि उनकी रिक्वेस्ट का सम्मान करे और सब समझाए। वो कहता है कि ये सब कुछ नहीं होता अगर उनके किंग ने एक रेकलेस गैम्बल में जान नहीं दी होती। मायनाड मानता है कि सिटीजन शायद बुलेट सोल्जर को इन्वेडिंग आर्मी मानते हैं, लेकिन वो जोर देकर कहता है कि ऐसा नहीं है। उसके मुताबिक वो यहाँ पर लोगों और उनके लैंड की रक्षा करने आए हैं। वो समझाता है कि लॉर्ड ऑफ डार्क बीस्ट ने इस नेशन की कैपिटल पर हमला किया था और अगर वो वापस आया तो पूरा देश बीस्ट की शक्ति के आगे गिर जाएगा। हेडन की फोर्सेस इस थ्रेट को रोक नहीं सकती और यही वजह है कि मायनाड और बाकी विजार्ड को यहाँ पर भेजा गया ताकि वो ह्यूमन वर्ल्ड की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर सके। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उनसे कुछ चुराने नहीं आए हैं। हालांकि सिटीजन्स अभी भी उसकी बातों से प्रभावित नहीं होते। वो अब भी फ्लेश ईटिंग बग से घिरे हुए थे और उन्हीं बग्स ने पहले ही उनके एक आदमी की जान ले ली थी। मायनाड मान लेता है कि बग्स ने सच में किसी को मारा है, लेकिन उसे एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कहकर टाल देता है। उसकी एक कैजुअल रिमार्क सिटीजन को भड़का देती है, लेकिन यहाँ पर टेंशन और भी बढ़ने से पहले मायनाड उन्हें रोक देता है। वो समझाता है कि वो किसी बहुत ही डेंजरस व्यक्ति का पीछा करते हुए यहाँ पर आए हैं। वो कहता है कि ये व्यक्ति हेडन के लिए एक ट्रेटर है और ये पूरे मैनकाइंड के लिए दुश्मन है। अभी के लिए उसे सिर्फ इंसेक्ट से हंट किया जा रहा है, इसीलिए अगर गलती से तुम्हारे किसी आदमी को क्रॉस फायर में चोट लगी तो इसमें मेरा दोष नहीं होगा। फिर भी सिटीजन डाउट करते हैं और पूछते हैं कि ये डेंजरस क्रिमिनल है कौन। वो शक करते हैं कि वो केवल मायनाड के लिए खतरा है, उनके लिए नहीं। लेकिन मायनाड यहाँ पर जिद करता है कि वो उनका दुश्मन भी है और वो उन्हें उसका नाम एलिसिया ग्लेनफॉल बताता है। ये वही है जिसे वो उनके सारे दर्द और सफरिंग के लिए जिम्मेदार ठहराता है। मायनाड उन्हें उकसाता है कि उसके साथ मिलकर एलिसिया को हंट करे और उसे नष्ट करे। इसी बीच जनरल ड्रेल और उसकी आर्मी हेडन रिवर पार कर रही होती है जब अचानक उसके पास में एक और प्रेजेंस का आभास होता है। वो तुरंत अपने सोल्जर्स को रुकने का सिग्नल देता है, फिर जोर से आवाज लगाता है और कहता है कि जो भी छिपा है तुरंत सामने आए, नहीं तो वो खुद जाकर ढूंढ निकालेगा। तभी एक चमकदार लाल ऑरा ड्रेल के चारों ओर फैल जाता है। जब उसे किसी के पास होने का आभास होता है तो अचानक ही कमांडर रॉड प्रकट होता है। वो अपनी स्पीयर को निकालता है और अपनी रेजेलिया की फ्रॉस्ट फ्लावर टेक्निक का उपयोग करता है, जिससे उसकी ब्लेड पानी को छूते ही नदी जम जाती है। ड्रेल के सोल्जर जो अब एक सॉलिड आइस में घुटनों तक फंस चुके थे, वो सारे घबरा जाते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रेल पूरी तरह से काम रहता है। वहीं एस्लिन आर्मी कॉन्फिडेंस से उनकी ओर चार्ज करती और मानती है कि अब उनके पास काफी अपर हैंड है। माइकल रॉड के पीछे पीछे आता और अपने लोगों से कहता है कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बर्बाद मत करो। ड्रिल सोच नहीं पाता कि रॉड के सोल्जर और घोड़े आइस पर इतनी स्मूथली कैसे दौड़ सकते हैं, जब तक कि रॉड ये नहीं बताता कि वो सब C8s पहने हैं, जबकि ड्रिल के ट्रूप्स के पास ऐसा कोई गियर नहीं था जिससे उनका खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था।
रॉड मानता है कि इस एडवांटेज के साथ उसके 6000 सोल्जर आसानी से ड्रेल के 50,000 को हरा देंगे। जैसे जैसे बैटल तेज होता है, रॉड की आर्मी दुश्मन को स्मूथली और कोऑर्डिनेट स्ट्राइक से काट डालती है। ड्रेल ये सब देखता है और वो रॉड की लीडरशिप से काफी इम्प्रेस भी होता है। वो उससे कहता है कि उसकी फ्रॉस्ट फ्लावर रेजेलिया स्पेयर वही है जिससे कभी एक डार्क बीस्ट की भीड़ को हराया गया था, जो एक सिटी के गेट्स तक पहुंच गई थी। ड्रेल मानता है कि रॉड ने बहुत जल्दी इसकी पावर को मास्टर कर लिया है, लेकिन वो ये भी जानता है कि एक अकेली स्पीयर पूरी नदी को एक साथ फ्रीज नहीं कर सकती। वो अंदाजा लगाता है कि रॉड ने अपस्ट्रीम विजार्ड को पहले ही पानी ठंडा करने के लिए रखा था। रॉड इस अंदाजे को सच मानता है, लेकिन कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो यहाँ पर ड्रेल को हरा सकता है तो बैटल खत्म हो जाएगी। ड्रेल रॉड के कॉन्फिडेंस पर हंसता है। रॉड एक पावरफुल फोरहेड स्लैश के साथ वार करता है, लेकिन ड्रेल मूव को एंटिसिपेट करता है और अपने स्विफ्ट अपर हैंड स्ट्राइक से काउंटर करता है, जिससे रॉड उड़ जाता है। हार ना मानते हुए रॉड वाइन्स ऑफ आइस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन ड्रेल आखिरी पल में डॉज कर जाता है। ड्रेल रॉड की स्किल, स्ट्रेंथ और फ्लॉलेस एनर्जी की प्रशंसा करता है, लेकिन फिर उसे धक्का देकर पीछे करता है और कहता है कि फिर भी ये उसे हराने के लिए काफी नहीं होगा। उसी पल ड्रेल अपनी सीक्रेट टेक्निक खोलता है और अपनी रेजेलिया से फायर चैनल करता और एक मैसिव फ्लेमिंग ड्रैगन क्लाव को समन करता है। रॉड हैरानी से घूरता रह जाता है, ये समझते हुए कि ड्रेल अपने वेपन से फिजिकल मैनिफेस्टेशंस तक बना सकता है। लेकिन फिर ड्रेल अपने रेजेलिया की पूरी शक्ति अनलीज करता है और रॉड को पीछे धकेल देता है। माइकल समझाता है कि उसके कमांडर को सपोर्ट की जरूरत है, इसीलिए वो सोल्जर के साथ आने के लिए उसे बुला रहा था। ड्रेल समझाता है कि उसने अपनी रेजेलिया को मैजिक डार्क ड्रैगन के साथ फ्यूज कर दिया है और उसे एक ऑर्डिनरी ब्लेड की लेवल से ऊपर पहुंचा दिया है। एक ही वार में वो पास आने वाली सभी को वाइप आउट कर देता है। रॉड समझ चुका था कि ड्रेल के अपने सोल्जर भी इस अटैक में मारे गए। ड्रेल फिर यहाँ पर ऐलान करता है कि जो इतने मजबूत नहीं है वो इस वार से बच सके, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। रॉड जो अब जमीन पर घायल पड़ा था, वो ड्रेल की बातें सुनता और सोचता है कि वो अब एक मैडमैन की तरह लग रहा है। वो पूछता है कि ड्रेल इन सब का मकसद क्या रखता है। ड्रेल जवाब देता है कि उसका गोल पूरे देश के हीरो का विनाश करना है। वो मानता है कि ऐसी परंपरा को जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं जिसे पूरा करना असंभव हो। इसी ट्रेडिशन की वजह से लोग अक्सर डार्क बीस्ट लॉर्ड को चुनौती देते हैं जिन्हें हराना मुमकिन नहीं है। वो मानता है कि ऐसे लेजेंड्स पर आंख मूंद कर भरोसा करना ही सदियों से इतनी मौतों की वजह रहा है और अब ड्रेल ने ठान लिया था कि इसे हमेशा के लिए खत्म करके रहेगा। वो रॉड को कहता है कि इस बार उसे नहीं मारेगा सिर्फ इसीलिए कि वो बैटल इंटरटेनिंग था। रॉड अब बहुत घायल हो चुका था और लड़ नहीं सकता था। वो शॉक में देखता है कि ड्रेल चलता जा रहा था, लेकिन जैसे ही ड्रेल नदी पार करने ही वाला था, एक जबरदस्त क्रैश जमीन को हिला देती है। वहां बर्फ और धुआं चारों ओर फैल जाता है। जब धुआं साफ होता है तो क्लेविटेस जनरल ड्रेल के सामने खड़ा था। उसे देखकर सब लोग वहीं पर जम चुके थे। क्लेविटेस कहता है कि क्या ये वही ड्रेल है जिसके बारे में सब बातें कर रहे थे। रॉड और बाकी हैरान होते हैं कि लॉर्ड ऑफ बीस्ट उनकी भाषा इतनी कैजुअली कैसे बोल रहा है। क्लेविटेस यहाँ पर रोर करता है, जिसके फोर्स से सब लोग गिरने के कागार पर आ जाते हैं। ड्रेल यहाँ पर काफी टेंस होता है, लेकिन अपने डर को छुपाता है। वो अपने स्वॉर्ड को खींचता है और बैटल की तैयारी करता है। लड़ाई से पहले क्लेविटेस पूछता है कि वो जिस मैजिक का इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आती है। वो बताता है कि कोई इंसान डार्क बीस्ट के बच्चों का अपहरण कर रहा है और ड्रेल का मैजिक शायद उससे जुड़ा हो सकता है। ड्रेल को शक होता है कि लॉर्ड ऑफ बीस्ट इतना दूर सिर्फ यही पूछने नहीं आया, जरूर इसके पास और भी कोई जरूरी बातें होंगी। क्लेविटेस जवाब देता है कि डार्क बीस्ट का लॉर्ड होने के नाते उसके इलाके में किसी भी थ्रेट का जवाब देना उसका कर्तव्य है और जो भी उससे टकराएगा वो उसकी क्लॉ से मारा जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हेडन की किंग की मौत हुई थी। ड्रेल उसका विरोध करता और कहता है कि वो डार्क बीस्ट के कानूनों से सहमत नहीं है। इससे क्लेविटेस गुस्से में आ जाता और फैसला करता है कि अब सब कुछ खत्म करेगा। वो अपनी टेल से ड्रेल को भेद देता और उसे हवा में उठा लेता है। घायल होने के बावजूद भी ड्रेल हंसता है। कुछ सेकंड के बाद वो शांत होकर कहता है कि उसे हमेशा से उम्मीद थी कि क्लेविटेस ही उसे हराएगा और हेडन कासल पर हुए हमले के बाद ही उसने एक ऐसा स्पेल तैयार किया था जो क्लेविटेस को सील कर सके। और तुरंत ही ड्रेल का शरीर एक रेड कलर के ऑरा से चमक उठता है और जब वो अपना डार्क टेक्निक अनलीज करता है जिससे उसका खुद का शरीर एक्सप्लोड हो जाता है, उसका खून क्लेविटेस के चारों ओर लिपट जाता है और उसे डार्क ब्लड के एक स्फीयर में ट्रैप कर देता है। और ज्यादा देर नहीं गुजरती कि ड्रेल अपनी तलवार से इमर्ज होता है और यह ऐलान करता है कि उसने अपना ह्यूमन बॉडी छोड़ दिया है और अब वो पूरी तरह से एक तलवार बन चुका है। उसने अपनी बॉडी की बलि देकर इस प्रिजन ऑफ डार्क एयर को फॉर्ज किया था, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि शायद एक लॉर्ड ऑफ डार्क बीस्ट भी इसे भेद नहीं सकता। और इसके बाद जनरल ड्रेल वहां से वॉक करता हुआ चला जाता है और अपने बचे हुए सोल्जर को उसे फॉलो करने का ऑर्डर देता है। इसी बीच एलिसिया और नूरू जंगल से होकर ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि टाउन के लोग उनके पीछे हैं जो उनका शिकार करना चाहते थे। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं।
और अगर इसके आगे की कहानी भी आपको जाननी है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।